फ़लस्तीनी निज़ाद अबू ज़ुबैदा, जिसे अमेरिका ने कहा कि ये इस प्लेनेट का सबसे डेंजरस इंसान है। जितने भी इन्फॉर्मेंट आ रहे हैं, चाहे वो MI6 का है, चाहे वो CIA का है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो है वो इनसे डील करता था, तो वो इनका नाम पहले देता, बोला ये आदमी है, मैंने उससे बात की थी। इसको जहादी सुपरमैन बोलते थे अमेरिकन। अबू ज़ुबैदा के बारे में ये मेंशन है कि ये शेख उसामा के इजिप्ट बेस्ड इस्लामिक जिहाद के हेड थे। क्या हकीकत में ऐसा था? जहाद के अंदर एक बड़ा फड्डा ये था, खास तौर पे अलकायदा के अंदर वहां पे दो ग्रुप थे। आखिर तक मैंने एक्सप्लॉइट किया उस ग्रुप को। अमेरिका की नज़र अबू ज़ुबैदा पर कब, कैसे और क्यों पड़ी? एक वाक़या जिसमें ये इन्वॉल्व थे वो बहुत लोगों को नहीं पता होगा। 99% लोग इवन जो मुंसलिक के जहाज से नहीं पता होगा। इजराइल और अमेरिका के अड्डों को जॉर्डन में उड़ाने का प्लॉट, उसमें ये इन्वॉल्व थे। क्या अबू ज़ुबैदा 9/11 अटैक में मुलविस थे? जब आप रोज मार खा रहे हो, वाटर बोर्डिंग हो रही है, आपको रेप हो रहा है, आपको नंगा करके लिटाया हुआ है, टेम्परेचर कम किया हुआ है, रॉक म्यूजिक आपके 7 दिन आपके गाने में रिपीटेडली बजा रहे हैं, आदमी पागल हो जाता है यार। अबू ज़ुबैदा तो एक हैं जो हमारे सामने आ गए। इस तरह के और कितने होंगे अमेरिका में? गुंतानामो बे के 90% डिटेनी जो थे दे वर इनोसेंट। 90%। कितने चार्ज हुए? 0। कितने लोगों के साथ प्रॉब्लम आया? 4। अगर हम CIA की बदनामे जमाना ब्लैक साइट्स को एक्सपोज कर सकें। ब्लैक साइट एक्सपोज जब होती है, जब कामरान भाई, क्या आपने कभी किसी को CIA की ब्लैक साइट में टॉर्चर या इंटेरोगेट किया? ज़ैनुल आबिदीन मोहम्मद हुसैन उर्फ अबू ज़ुबैदा क्या एक फर्जी दहशतगर्द हैं? क्या अबू ज़ुबैदा शेख उसामा के सबसे करीबी साथी थे? अबू ज़ुबैदा को पाकिस्तान से कैसे गिरफ्तार किया गया? आज के दिन तक अमेरिका में कैद अबू ज़ुबैदा क्या एक बेगुनाह इंसान है? आज के इस पॉडकास्ट में हमने कामरान फरीदी के साथ CIA की ब्लैक साइट्स को एक्सपोज किया और जाना कि CIA की ब्लैक साइट्स में क्या कुछ होता है। सुनो क्राइम पॉडकास्ट के 90% व्यूअर्स वो हैं जिन्होंने अब तक सुनो डिजिटल को सब्सक्राइब नहीं किया। अगर आपके ख्याल में मैंने आपको वैल्यूएबल कंटेंट दिया है तो अभी सुनो डिजिटल को सब्सक्राइब करें। कामरान में सऊदी अरब में पैदा होने वाला फ़लस्तीनी निज़ाद अबू ज़ुबैदा, जिसे अमेरिका ने कहा कि ये इस प्लेनेट का सबसे डेंजरस इंसान है, आखिर वो था कौन? असल में अबू जुबैदा वो डेंजरस इंसान मुझे ऐसी आ रही, सॉरी, ही वाज नॉट डेंजरस बाय द वे, वो वाज अ वेरी नाइस गाय। लेकिन ये कि लेट्स सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट, जो अमेरिकन उसको कहा है ये फलस्तीनी, लेकिन इनका जो लहजा, लबो लहजा, बात करने का अंदाज का सारा सऊदी, कि पैदा सऊदी अरब में हुए थे, यानी ये इनका बैठना उठना सब कुछ वहाँ सारी गैदरिंग सऊदी ही थी। और इनकी फैमिली भी सऊदी अंदाज में ही रहती थी। लेकिन कंप्यूटर की जो तालीम हासिल करने के लिए इंडिया चले गए थे। मैसूर में उन्होंने तालीम हासिल की और तालीम हासिल करने के बाद ये वहाँ पर कुछ ज़्यादा दीन से इनका बहुत करीबी कोई वो चीज़ नहीं थी। वो वेरी आउट देयर, यानी समझ रहे हैं ना, घराना तो दीनदार था और इनकी तालीम बचपन से दीन की थी, लेकिन इट्सेल्फ जैसे वो खुद से बहुत दीन की तरफ ज़्यादा वो नहीं थे ये। लेकिन ये कि चूंकि वो गुट्टी में दीन था इनकी, तो वो एक चीज़ इनको। और फिर मुजाहिदीन उस वक्त जब अफगानिस्तान में कोल्ड वॉर चल रही थी, तो जो हालात वहाँ के थे, और तालिबान नई नई शुरू हुई तालिबान मूवमेंट, और उसके बाद सऊदी अरब से जो सबसे ज़्यादा मुजाहिदीन उस ज़माने में वो सऊदी अरब से ही आ रहे थे। सो दुबई सऊदी अरब से काफ़ी हिजरत हुई थी। वो तो बहुत, बाकी इलाकों में मसर बहुत बाद में आया है। तो मसरी जो सेकंड बिगेस्ट जो था वो सबसे बाद में आए हैं। तो ये जो थे वो वहाँ पहुँच गए थे, और ये सिर्फ उस वक्त खिदमत का काम कर रहे थे। खिदमत का काम मतलब ये कि जो पेशावर में जो ऑफिस था वो खिदमत मरकज़ का, द डेन, उस वक्त जो था, द बेस, या जिसको कहते हैं कायदा का मतलब बेस ही होता है। तो वो उस वक्त जो था वो ऑफिस हैदराबाद में, ये सिर्फ और सिर्फ मुजाहिदीन की आमोदरफ्त, उनके टिकटिंग, राउटिंग, ये सारे काम उस वक्त ये कर रहे थे। और मेन जो काम जो था इनके पास यही था कि जो अमानत होती है मुजाहिदीन की, अमानत का मतलब पैसे लेके आए, जो आपकी बिलोंगिंग्स हैं वो जमा हो जाती हैं, पासपोर्ट भी, और उसका एक पर्ची मिल जाती है, जो भी आपकी बिलोंगिंग है। जब जहाज में आदमी आता है तो वो हर चीज लेके मार्के में नहीं चला जाता है, मास्कर में नहीं आता। मास्कर में आप कुछ लेके नहीं जाते, मास्कर में सिर्फ आपके पास वो जो आपके कपड़े होते हैं, उसके अलावा कोई ऐसी जो आपकी पर्सनल बिलोंगिंग, कोई पर्सनल कार्ड, आइडेंटिटी, वो सारी जमा करके एक पर्ची मिल जाती है, पर्ची, टोकन जिसको कहते हैं। वो टोकन जो था वो इनका काम ये था कि वो राउटिंग और टोकन जो था वो आपका जमा कर लेते थे। जो आपके जो कैश है, जितनी भी चीजें अमाना है, वो इनके पास रहती थी। और उसमें से फिर वो जरूरत के तहत जो चीज़ है वो वापस, अगर वापस जा रहा है आदमी गाजी है, तो फिर वो इशू हो जाती थी आपको। अगर नहीं हुआ, शहीद हुआ, तो फिर वसीयत के मुताबिक जहां पहुंचानी वो शेख की जिम्मेदारी थी उसको करना। हम तो ये उस वक्त की बात कर रहे हैं ना जब अमेरिका अलकायदा को सपोर्ट कर रहा था अफगानिस्तान में और वेपन्स भी सप्लाई करता था।
जी, ये उन अवाइल की बात है। उसको इसको उर्फ आम में कोल्ड वॉर कहा जाता है, कि जब उस ये पहला जहाद, ये के लिए शुरुआत जो है जहाद की जिस वक्त हुई थी, तो ये उस वक्त की बात है, बिल्कुल सही। और उस वक्त जो था वो बेसिकली, क्योंकि वो लोग उसको अमेरिकन जहाद कहते हैं, या कुछ लोग उसको अमेरिकन फंडेड जहाद कहते हैं, जो कि पार्शली ट्रू है, पार्शली इनकरेक्ट है। तो ये उन अवाइल में उस वक्त जो थे, ये बेसिकली अगर कहा जाए तो वो अमेरिका के लिए जहाद कर रहे थे। असल में अमेरिकन जहाद नहीं था, वो तालिबान का जहाद था और अफगान का जहाद था। तो उसमें हिस्सा जो था इन्होंने उस वक्त लिया था। यानी ये वो दौर है जब शेख अब्दुल्ला आज़ाम जो थे वहां पर मौजूद थे, यानी जो मेन दफ्तर जो था, जो वो पेशावर में जो कि राउट करता था मुजाहिदीन को अफगानिस्तान की तरफ, वो दफ्तर की बात हम कर रहे हैं, जो उस वक्त पेशावर में मौजूद था। और यही वजह है कि इनकी शुरुआत उस वक्त, यानी एक होता है अमली जहाद, अमली जहाद मतलब जहाद फिल क़िताल, ये जहाद फिल क़िताल की तरफ, ये अमली जहाद नहीं थे, ये सिर्फ खिदमत पे मामूर थे। और उस वक्त बहुत कम अरब थे जो लड़ने के लिए जा रहे थे। अरब उस वक्त ज्यादा लड़ने के लिए आते थे, वो सिर्फ फाइनेंशियल सपोर्ट, दीन की तालीमात, सेटलमेंट, ये सारी चीजें, फाइनेंशियल सपोर्ट इसलिए आ रहे थे। बहुत कम ऐसे लोग हैं। और ये तो बाद में जब मास्कर खुला है कैंप खल्दून के नाम से, या फिर उसके बाद मस्कर फारूकी था, जो जो अरब अरब मास्कर थे, वो बाद में, बाद की बात है। तो शेख अबू जुबैदा जो है वो बाद में उस मास्कर की तरफ, जब मास्कर जब पहला बन गया, उस वक्त भी ये मास्कर में नहीं थे। ये लोगों को अरब मुजाहिदीन की प्लेसमेंट किस मास्कर में होनी चाहिए, ये इनका काम था। ये इनकी राउटिंग, यानी क्योंकि ये मुजाहिदीन से वहां पहले ही राब्ता कर लेते थे, उनसे पूछता भाई तुम्हारा क्या ख्याल है, वो सवाल बाकायदा एक इंटरव्यू होता है, एक फॉर्म होता था, वो भरने के बाद ये इनकी ये जो थे प्लेसमेंट करते थे मुजाहिदीन की मास्कर की तरफ। तो ये बहुत बाद में अमली जहाद की तरफ काफी बाद में है, शुरू में इनका काम सिर्फ और सिर्फ मैनेजमेंट का था। अबू जुबैदा तो सऊदी अरब में पैदा हुए, इन्होंने इंडिया से तालीम हासिल की, लेकिन इनकी जिंदगी में ऐसे कौन से वाकयात हुए कि ये जहादी बन गए? मैं इसकी मिसाल कुछ इस तरह देता हूँ आपको, अली भाई, के चूंकि बचपन से घराना तो दीनी था ना, इंजेक्ट तो दीन अंदर था। ऐसा नहीं है कि कुछ ऐसी जगह से बहुत दूसरी तरह से, यानी बेस जो थी इनकी बड़ी स्ट्रांग थी, गुट्टी में जो था वो दीन था। तो वो एक इसकी वजह बहुत बड़ी बनी कि इन्होंने जब वहां पर ये चीज़ें देखी कि अफगानिस्तान में किस तरह रूसी मुजालिम ढा रहे हैं। बहुत ज़्यादा रेप किया है रूसियों ने, वहां औरतों को रेप कर देते थे, बच्चों को कत्ल करते जलाते थे। ये वो दौर है, जब याद रखिएगा कि मुझे अभी याद आ गया कि वो एक एक रूसियों ने एक नई जलालत शुरू की थी, वो टॉय बॉम्ब कहते थे उसको। गुड़ियों के अंदर, बच्चों के खिलौने के अंदर वो बॉम्ब गिराते थे। और वो खिलौने होते थे, जब बच्चे उन खिलौनों को उठाते थे या घर की तरफ, वो फट जाता था। तो वो वाला, ये वो टाइम था जब बच्चों की लाशें, जब लोग अरबों की तरफ, जारी बात है इसको अरब मीडिया बहुत अच्छी तरह कवर कर रहा था। खासतौर पे सऊदी चैनल उसको बहुत कवरेज कवरेज दे रहे थे। ये एक अजीब सी चीज शुरू हो गई थी। तो वो जो रेप के किस्से, और जब ये मुजालिम की दास्तान रूसियों की तरफ देखी, तो जो वो एक टर्निंग पॉइंट था अरब मुजाहिदीन का, जिसमें ये शेख अबू जुबैदा जो थे वो एक थे जिनको इन वाकयात से बर्दाश्त नहीं हुआ, ने कहा कि यार दीन के लिए कुछ करना चाहिए, मेरे पास तालीम तो है। और उस वक्त ये भी याद रखिए कि जो जो मुजाहिदीन आ रहे थे, तो बहुत ज्यादा तालीम याफ्ता मुजाहिदीन उस वक्त नहीं थे। ऐसा नहीं था कि बहुत सारे, कुछ जॉब करने वाले थे, कुछ नॉर्मल नॉर्मल लोग जो होते हैं वो थे। तो बहुत एक डॉक्टर्स, इंजीनियर, कंप्यूटर साइंस ऑफ कोर्स पढ़ा हुआ आदमी, उस जमाने की बात कर रहे हैं, हम आज की बात तो नहीं कर रहे। तो पत्र उठाओ कंप्यूटर वाला लगभग। तो वो जो दौर था उसमें इनकी एक बहुत बड़ी, और यही वजह थी कि वो सारा जो मैनेजमेंट का काम दिया, वो कंप्यूटर से मंसलिक जितना था, वो सारा रिकॉर्ड रखना, सारी चीजें वो इनके पास था। और उसकी वजह तो, लेकिन जहां तक आपने सवाल किया कि वो टर्निंग पॉइंट अगर आप कहें, तो टर्निंग पॉइंट वो यही था कि इन्होंने जो वाकयात देखे थे, और वो एक वाकया जो मुझे हमेशा बहुत अजीब सा भी लगता है, सुन के तो बड़ा अजीब लगता है, शायद बहुत से लोग जो सुने उसको यकीन भी ना करें, जब जब वो वाकया इनके गोशे गुजार हुआ। और फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन है मेरे पास ये, कि वो एक एक गांव है अफगानिस्तान में, जहां पर लोग मुजाहिदीन जो थे वो जहाद के लिए जा रहे थे, और आसपास जो था वो रूसियों ने बहुत हमले करके कत्ल वारतगरी की हुई थी। उन्होंने वो नेपाम बम, जो जो फास्ट नेपाम बम या फास्फोरस बम या बंकर्स गिराते रहे थे बहुत बड़ी बड़ी तादाद में। और वहाँ कच्चे घर होते हैं, कीप इन माइंड अफगानिस्तान। तो वो जब, और वहाँ भूख और हालत अफलास का बहुत बड़ा, खाने को तो कुछ था नहीं। चमड़े, ये वो वक्त है जब मुजाहिदीन के लिए चमड़े उबाल के जो है वो, चमड़े के यानी पुराने जूते और बेल्ट उबाल के पी के बच्चों को पिला रहे थे, कि ताकि उनके अंदर कुछ जो है किसी तरह से, यानी कुछ ग़िज़ाइयत पहुंचे। तो उस वक्त एक एक वाकया हमारा का ये हुआ था, एक वाकया ये हुआ कि गांव का जो एक पूरा लश्कर बना, और उन्होंने कहा कि हमें पता है कि हम अपनी बीवी बच्चों को अगर हम छोड़ के चले गए मार्के में रूसियों से लड़ने के लिए, तो रूसी जो है वो हमारी औरतों को रेप करेंगे, हमारे बच्चों को
को फिर ये कत्ल करेंगे। तो हमें यह गवारा नहीं है तो कि हमारी औरतों बच्चों को जो है वो काफिर जो है वो ये हालात करे। तो हर मुजाहिदीन ने अपने घर के खुद अफराद को मार के शहीद करके, शहीद कहा जाए मारा जाए पता नहीं क्या लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाए, लेकिन उन्होंने अपने बच्चों औरतों को अपने हाथ से मार के फिर वो मार्के में कहा। जब इन्होंने ये वाकया तो इन्होंने फिर वो हो गया कि यार अब कुछ करना चाहिए। अगर इस किस्म के लोग इस जज्बे वाले हैं जिनका जहाद ऐसा है तो फिर उनका साथ देना जो है वो ज़रूरी है। तो फिर बहुत सारा मुजाहिदीन इंक्लूडिंग शेख अबू जुबैदा जो थे वो एक टर्निंग पॉइंट उनकी लाइफ में आया और ही वेंट टू स्पेशली उस वक्त। और एक और बात अली भाई बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर कोई अरब उस वक्त जहाद में जाना भी जाता था लड़ने के लिए तो उसको मना किया जाता था। यानी ऐसा नहीं था कि आप जाएं क्लैश एंड रन, क्योंकि वो कहते थे ये भी जहाद ही है कि आपकी जो इंपॉर्टेंस है वो जो आपके जो पेशे के मुताबिक, अगर कोई डॉक्टर है वो कहे मुझे लड़ना है आगे जाके फ्रंट लाइन पे, बोलेंगे भाई अगर तुम आगे जाए, हमारे पास डॉक्टरों की वैसे ही कोई जरूरत है वहां पे है नहीं। तो वो इजाजत नहीं होती थी अमीर की तरफ से। ये था कि भाई अगर आप आ गए हैं और आपने जो बैया कर ली है तो फिर आप पे जो है वो अमीर की अतात लाजिम है, फिर आप अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते। ये आपको टास्क दी गई, यही आपका जहाद है और यही आपने करना है। तो एक अब मुझे एग्जैक्टली ये नहीं पता एज अ फर्स्ट हैंड, और मैं वो कभी वो बात नहीं करूंगा जो मुझे बिल्कुल 100% जिसका पता ना हो इन मामलात के अंदर खास तौर पे, कि क्या इन्होंने इजहार किया था लड़ने का या नहीं, लेकिन ये कि इनको इजाजत नहीं थी। इनकी जो था वो उस वक्त तक काम है तबाद कि वो पिशावर दफ्तर की मरकज के अंदर ही था उस वक्त, और वहीं ये सारा दिन गुजारते थे और यही। और मुजाहिदीन को मोटिवेशनल और पढ़ाना और दीन का काम बहुत ज़्यादा, फिर बच्चों को कुरान, ये सारी चीज़ें इनके जिम्मे थी और ये वो काम कर रहे थे। अगर हम अबू जुबैदा की पर्सनैलिटी का साइको एनालिसिस करें, जब ये अमली जिहाद की तरफ आए तो ये किस तरह के थे? क्या एक अच्छे जंगजू थे? जंगजू बड़े खतरनाक थे, वेपन उन्होंने सीख लिया था। ये कैंप खुल्दून में जब इनकी ट्रेनिंग हुई, ये मास्टर ये खुल्दून कैंप में थे उस वक्त। और खुल्दून कैंप के अंदर फिर इनको ये ट्रेनर भी रहे वहां पर, ये ट्रेनिंग का काम भी देते थे। इन्होंने ट्रेन किया काफी मुजाहिदीन को, इसमें कोई वो दो राय नहीं है, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि इसमें किसी को इबहम हो इस मसले के अंदर, कि वो वेपन ट्रेनिंग जो थी इन्होंने देना शुरू कर दी थी। और एक्सप्लोसिव ट्रेनिंग, उसमें एक ट्रेनिंग होती है अली भाई, वो बड़े खास होती है नर्व चेक करने के लिए। तो वो क्या करते हैं कि जैसे आपने डायनामाइट का नाम सुना होगा, जिसको बारूद का एक वो हैंड चीज होती है जिसमें फीता लगा होता है। तो वो नर्व चेक करने के लिए आपके एक खास काम होता था। इंस्ट्रक्टर पीछे खड़ा हुआ है, आपको कहा बारूद पे आग लगा दो, डायनामाइट के फीते फीते में आग लगा दे। अब आप सोचिए कि आपके मैं डायनामाइट पकड़ूं, आपको पता है फटेगा तो क्या होगा मेरे साथ। तो वो इंस्ट्रक्टर का काम ही होता था कि वो आपके पीछे गन लेके खड़ा होता था सर के ऊपर। वो बोलता था जब तक ये सिरे पर ना आ जाए ना, बिल्कुल यहां पर, यानी ये कि बारूद जलने, आपकी फीता जल रहा है, नाउ यू गॉट सेकंड्स, माइक्रो सेकंड्स लेफ्ट, उस वक्त तक इसको नहीं काटना। तो आप तो वो देखते नर्व ये चेक किया थी। तो ये बड़ा कमाल का काम होता है। तो अगर वो फट गया तो इंस्ट्रक्टर भी गया, बंदा भी गया। तो इस तरह से कुछ ऐसे मामले होते हैं, वो नर्व चेक करते हैं कि कितना स्ट्रांग है, कि नर्वस तो आदमी पैनिक हो जाए, मैं नहीं कर सकता, आउट जाओ कुछ और करो जाके। तो वो ऐसे लोगों को खास ये एक्सप्लोसिव और ये लड़ने के लिए ऐसे जिनकी नर्व लूज नहीं होती थी। तो ही वॉज वन ऑफ द मेन ट्रेनर्स इन खुल्दून कैंप के, जहां पर उन्होंने मुजाहिदीन को ट्रेन। और ऑफ कोर्स फिर जो जाजी का मार्का था, जो कि अरबों का पहला मार्का, जिसमें वाकई जो अगर अफगान ने इज्जत की है ना अगर अरब मुजाहिदीन के, वो मार्का जाजी में की है। तो जाजी मार्के में ये मौजूद थे और उनको एग्जैक्टली मार्का जाजी में तो ये नहीं, लेकिन मार्का जाजी के बाद लगा या अराउंड दैट टाइम इनको हावन लग गया था, जिससे इनके ऊपर जो जख्मी हो गए थे ये। और वो जख्म जो था वो इनके हावन कहते हैं उसको अरबी में, इंग्लिश में उसको कहता है मोटर, मोटर कहते हैं शायद, मोटर कहते हैं, अरबी में हावन कहते हैं। वो एक रॉकेट जैसा होता है, वो सेल्फ मेड रॉकेट होता है, पाइप में डालते हैं वो आगे जाता है, इट्स नॉट सोफिस्टिकेटेड। तो इनको वो मार्टर लगा था, उसका उसका जो शार्पनल था वो इनके सर पे लगा और इससे उनके ऊपर जो था वो इंजरी हुई। अ, इनकी जो थी वो याददाश्त भी चली गई थी और कुव्वत गोयाई जो थी वो नहीं थी इनके पास। तो याददाश्त इनकी बहुत ज़्यादा मतलब वो हो गई थी। और यहाँ पे एक मैं खास से पहले मैं भूल जाऊं, और उनको इलाज के तौर पे जो जो सब इनके जवाल का बाइस बनाई है कि इनको जो कहा गया था कि तुम लिखना शुरू कर दो ताकि तुम्हारी याददाश्त जो भी जहन में एक होता है ना पैचेस में मेमोरी होती है। तो उनको ये कहा गया था कि खास तौर पे आप लिखना शुरू कर दीजिए। और मेरा ख्याल इनके डाउनफॉल की जो वजह थी वो वही डायरी बनी है जो इन्होंने लिखना शुरू कर दी थी। उसके तकरीबन कहते हैं कोई 10,000 पेजेस या कुछ ऐसे, पता नहीं, अल्लाह बिस्वा, मुझे नहीं पता लेकिन वो कितने पेजेस थे। लेकिन वो पेजेस जब ये अरेस्ट हुए तो वो डायरी जो थी वो उनके एविडेंस में मिल गई थी, और उससे बहुत से वाकयात जो थे वो उन्होंने 2+2 4 कर लिया था। तो वो पार्ट ऑफ हिज थेरेपी वाज टू राइट डाउन एवरीथिंग। अमेरिका के मुताबिक तो अबू जुबैदा इस प्लेनेट के सबसे खतरनाक तरीन इंसान और उसामा बिन लादेन के नंबर 3 हैं, लेकिन असल में हकीकत क्या है? हकीकत ये है अली भाई के कोई भी नंबर 2 नंबर 3 जहाद में नहीं होता।
जहाद में अमीर होता है और अमीर होता है, बस उसके बाद कुछ नहीं होता, कोई देयर इज नो सच थिंग नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। ये नंबर जो है ये सारे इन्फॉर्मेंट्स की तरफ से दिए हुए लॉलीपॉप होती है, क्योंकि अमेरिकनों को समझ में नहीं आता कि ये मामला क्या है। तो वो, अब आप अमेरिकन लकीर के फकीर हैं, आप पाकिस्तानी को भी समझाएंगे ना उसको मास्कर ये, क्योंकि नॉर्मल आदमी को पता नहीं ना होता क्या ये। तो आप उसको कैसे, अगर एक आदमी ने एक चीज, एक तस्वीर देखी नहीं है, तो आप उसको तस्वीर समझाएंगे कैसे? तो आप वो हवाला दे के समझाते हैं जो उसकी अकल में आ जाती है। जैसे मेरी कई भी बहुत सी बातें जो हैं हमारे भाइयों की अकल में नहीं आती, क्योंकि उनका जहन की कैपेसिटी नहीं होती ना, इतनी देखा ही नहीं सुना भी नहीं, तो बोलते ओए ये क्या बकवास कर रहा है। उसकी वजह है, वजह यह है कि हम इंसान अपने जहन की कैपेसिटी के हिसाब से हर चीज को समझता है। मिसाल के तौर पे कि जैसे इनके जो मामलात जो मुजाहिदीन के हैं वो इतने मुश्किल होते हैं कि नहीं, हैं तो दीन के मुताबिक लेकिन अमीर है। अब आप बोलेंगे हु इज नेक्स्ट टू हिम, भाई वो क्या करेगा? जो इन्फॉर्मेंट होता है बोलता है, वो जो करीबी दोस्त है ना उनके नाम लेना शुरू कर देता है, जिससे अब होता क्या है कि शेख उसामा के साथ दोस्ती है, मिसाल के तौर पे शेख एमन के साथ बहुत ज्यादा करीबी दोस्ती, हालांकि वो नंबर 2 नहीं है। उस वक्त तक शेख एमन वो नो बरी, सिर्फ डॉक्टर थे और एक दोस्ती हो गई थी, दीनी आदमी थे, लोगों ने उनको नंबर 2 कहना शुरू कर दिया, और नंबर 2। अब उसके बाद जो है वो खालिद शेख मोहम्मद जब जब पकड़े गए तो बोला वो नंबर 2 है। तो ये आप अगर इसको रिसर्च करना शुरू करें, और जितने सामीन हैं अपने तौर पे रिसर्च कर लें, आपको 10 नंबर 2, 10 नंबर, और जो आदमी पकड़ा था नंबर 4, नंबर 3, नंबर 2, वो भाई इनका कोई नंबर लगा होता है, कोई वेटर का नाम होता है कि हम नंबर 1, नंबर 2, हाँ वो जो हु वुड डिटर, क्या मुजाहिदीन कहते हैं नंबर 1, नंबर 2? मुजाहिदीन जो जानते हैं वो पता है इनमें नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 नहीं होता है। तो ये एक लॉलीपॉप है जो, या तो ये कह लीजिए कि अमेरिकन पकड़ने के लिए एक्सक्यूज एक्सक्यूज के तौर पे इस्तेमाल करती है, या सीआईए जब उनको पकड़ लेती है तो वो उनको बहुत हवा बनाने के लिए नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 कर देती है। और एक उसका पहलू होता है कि इन्फॉर्मेंट जो है वो अपनी नंबर बनाने के लिए बोलते ओ इज वेरी, क्योंकि इन्फॉर्मेंट को पैसा मिलता है। अगर वो नंबर 2, नंबर 3 नहीं करेगा तो उसको पैसा, अगर वो बोले ये बहुत आम आदमी है और गधे का बच्चा है, और हर आदमी को, अब वहां तो जो भी इंफॉर्मेंट है वो हर आदमी इंपॉर्टेंट था उनके लिए। फिर वो जो जब उसके रिकॉर्ड जमा करते हैं बोलते हैं हाँ ये तो उसामा बिन लादेन से बात करता है, या इसके राब्ते तो फला जगह फला शख्स के साथ है, तो वो इस तरह से उसको रैंकिंग सिस्टम करके वो नंबर 2, नंबर 3 करते हैं। लेकिन हकीकत में कोई नंबर रेटिंग किसी भी जादी तंजीम में रेटिंग नहीं होती। ये बरबना ताल्लुकात या बरबना दोस्ती, उस हिसाब से ये आदमी को बलि चढ़ाते हैं, चाहे वो आदमी का रैंकिंग हो ही, यानी उस आदमी को, जाहिर सी बात शेख उसामा के उमूर हर किसी को पता नहीं होते थे। आपके ख्याल में वो अबू जुबैदा के साथ बैठ के, अगर वो दोस्ती में मुजाहिदीन की एक बात ये होती है, और ये नॉर्मल मुजाहिद की बात कर रहा हूं मैं, अगर अमीर की भी दोस्ती एक नॉर्मल उसके मोहल्ले का कोई लड़का है उससे बैठ के उसके साथ फारी फारी वक्त में उसके साथ बैठता है, वो सबको पता है ये दोनों बहुत करीबी दोस्त हैं। जैसे अबू हम्माम अल सूरी और अबू वाइल अल सूरी जो थे वो दोनों एक गांव के थे, दोनों साथ बैठते थे। अबू जहाद को, अबू वाइल अल सूरी को पता ही नहीं था अबू हमाम क्या कर रहा है, लेकिन दोनों दोस्त थे। अब ये अमेरिका की नजर में वो नंबर 2 हो गया था, हालांकि वो नंबर 25 भी नहीं था कहीं पे। सो ये भाई नंबर रैंकिंग जो है मेरा ख्याल है देना जो है वो बहुत बड़ी ज्यादती है और ये गलत चीज। क्या अबू जुबैदा अलकायदा के वैल्यूएबल मुजाहिद थे और इनकी क्या शेख उसामा से भी मुलाकातें थी, क्योंकि दोनों ही सऊदी अरब से थे? अली भाई सऊदी से तो बहुत लोग थे, और सऊदिया से ऐसे भी लोग हैं जिन पर सऊदियों ने खुद, अरब मुजाहिदीन ने खुद सर्वेलेंस रखी हुई थी। मैं सही बता रहा हूँ आपको ये बात, अब ये नंबर 1 अंदर की बात बता रहा हूँ कि ऐसे भी मुजाहिदीन थे अरब के ही आए हुए। तो यहाँ पर हाँ अरब होना जरूरी है, लेकिन ये नहीं था कि अब अरब हो गया लाइसेंस टू किल मिल गया आपको, आप कहीं भी जाएं उठा पटाख कर देना, ना ना ये बात सही नहीं है। एतबार करना, अच्छा इनकी इंपॉर्टेंस का मामला जहां तक था वो एक तरह से तो ठीक है, क्योंकि इनके पास रिकॉर्ड मौजूद थे, ही वाज द गाय हु वाज कीपिंग द रिकॉर्ड, अमाना था ना इनके पास, तो खिदमत मरकज में थे, तो इनको सारी राउटिंग तो पता थी, एक तो राउटिंग पता थी, दूसरी बात ये पता थी। अब एक आदमी जो है वो मुजाहिदीन से बहुत ज्यादा डीलिंग करता है रोज के तादाद में। अब आप सोचिए, आप वैसे भी हाईलाइट हो जाते हैं अगर एक आदमी का काम ही मुजाहिदीन से डायरेक्ट डील करना, उनको राउट बताना हो, ये सब कुछ करना हो, अमेरिका की नज़र में वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नॉर्मल एक आदमी से, जहाँ जो अगर वो फ्रंट लाइन पर लड़ रहा है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, उनको पता है लड़ा वो क्या पता है उसको। लेकिन एक आदमी जिसको सारी मालूमात है, राउटिंग, ये सब चीज़ें, वो आदमी ऑटोमेटिकली उसकी रेटिंग बढ़ जाती है। लेकिन एक और भी बात है अली भाई, उसमें खतरा भी होता है। जब आप दुनिया से डीलिंग शुरू कर देते हैं तो उसका मतलब जिनने इन्फॉर्मेंट आ रहे हैं आपसे डायरेक्ट उससे भी डील कर रहे हैं ना, आपको तो नहीं पता ये इन्फॉर्मेंट है। जैसे मिसाल के तौर पे एक आदमी है जो ड्रग स्मगलर है, वो ड्रग बेचता है कहीं पर, जब वो ड्रग बेचता है तो बहुत कम लोगों को पता होता है ड्रग बेच रहा है, लेकिन जो स्ट्रीट पे जो डीलर खड़ा होता है ना वो जंकियों को ड्रग बेच रहा होता है। पकड़ा कौन पहले जाता है? वो जो आदमी जो ड्रग बेच रहा था, हालांकि उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं थी, वो इंपॉर्टेंट तो हुआ जो ड्रग कई किलो उसने बेची है। ये स्ट्रीट पे जो खड़ा होकर, चूंकि ये हर आदमी से डील कर रहा है, इन्फॉर्मेंट को पता है ये है, तो पहला बली बकरा बली का जो ऊपर चढ़ता है वो चढ़ता है जो डीलिंग कर रहा होता है। तो इसी की तरह जब शेख अबू जुबैदा जो थे वो चूंकि हर मुजाहिद से डीलिंग इनकी थी, अब उनको तो नहीं पता कि फला आदमी जवासीस है या ये इन्फॉर्मेंट है या ये मुखबिर है,
ये तो राउटिंग कर रहा था, इनका काम था कि उनको उनको राउटिंग करना, और इसी हिसाब से इनका नाम जो था वो लिस्ट में पड़ता रहा कि जितने भी इन्फॉर्मेंट आ रहे हैं, चाहे वो MI6 का है, चाहे वो CIA का है, चाहे वो DIA का है, चाहे वो JTTF का है, चाहे वो FBI का है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो है वो इनसे डील करता था, तो वो इनका नाम पहले देता, बोला ये आदमी है, मैंने उससे बात की थी, इसने मुझे राउट करा है, इसके पास मेरी अमाना होती है, इसके पास डाटा बैंक है। तो वो इस तरह से जो है वो नंबरिंग, इनकी रैंकिंग बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई। 92 में तो अबू जुबैदा को हेड इंजरी हुई, इनकी याददाश्त भी चली गई, ये तो बोल भी नहीं सकते थे। लेकिन उस वक्त पर इन पर अलकायदा की तरफ से कौन सी ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी कि अमेरिका ने इनको टारगेट किया? अली भाई ये बात याद रखिएगा कि उस वक्त भी इनकी वैल्यू तो इस वजह से थी कि अमंग थे। तो अब ये तो नहीं है कि अगर आपकी कोई कुव्वत गोयाई चली गई है या आपकी याददाश्त में थोड़ा मसला है तो आप जो, हाँ, जिम्मेदारियां कम हो जाती हैं, जिम्मेदारियां ले ली जाती हैं, क्योंकि जिम्मेदारी नहीं होती उस वक्त। लेकिन तदरीस का काम उस वक्त भी पढ़ाने का, कुरान का, और सर आप हल्का तहबाब तो वही है, और लोग इनकी हेल्प भी कर रहे थे। जो जो अगर आप देखिए, अगर आप एक सर्कल में डील करते हैं जो कि Tier A सर्कल कह लीजिए, फॉर लैक ऑफ बेटर इंग्लिश उसको, जब आप Tier A सर्कल में, तो अगर आपके अंदर कोई Tier A सर्कल से निकाल नहीं है दिया आपको, आप रहते उसी सर्कल के अंदर हैं, जिम्मेदारियां कम। अब बाहर वाले को ये बात नहीं पता कि ये इनकी जिम्मेदारियां कम हो गई, वो तो देख रहा है उन्हीं के साथ जो, क्योंकि इन्फॉर्मेंट दूर से देख रहा है, वो अंदर के हलकों में बैठा हुआ नहीं है कि ड्राइंग रूम में क्या हो रहा है। उसको तो बाहर से पता है कि अब ये 4 लोग आए कैंप के अंदर, और कैंप खलदून में 4 लोग आए, और ये खुसूसी तौर पर अंदर जाके बैठ के खाना साथ में खा रहे हैं, वो सारे Tier A के आदमी हैं। तो वो इन्फॉर्मेंट तो रिपोर्ट वही देगा जो उसने देखा है आंख से, उसको असल की हकीकत तो नहीं पता कि इनकी जिम्मेदारियां असल में कम हो गई। लेकिन उस वक्त ये उमूर तो उस वक्त भी अदा कर रहे थे, लेकिन बहुत कम तौर पे अदा कर रहे थे। तो हैसियत उनकी वही थी जो पहले थी, लेकिन इनकी जो जिम्मेदारियां थी वो कम हो गई थी, और वो बाद में बेहतर होगा। यानी कुछ, यानी मेरे ख्याल है छः छः यानी ग्रेजुअली 6 महीने 1 साल के बाद जो था, ही वॉज गेटिंग बैक टू नॉर्मल। आई थिंक 1 से 1.5 साल के बाद, गिव और टेक, मैं इसमें टाइम पिन पॉइंट नहीं कर सकता अली भाई, लेकिन तकरीबन 1 से 1.5 साल अगर कहें टू बी ऑन सेफ साइड, ही वॉज बैक टू नॉर्मल। इंटरनेट पर तो अबू जुबैदा के बारे में ये मेंशन है कि ये शेख उसामा के इजिप्ट बेस्ड इस्लामिक जिहाद के हेड थे। क्या हकीकत में ऐसा था? बिल्कुल गलत। इजिप्ट का जहां तक बात है, और ये बहुत तहम्मुल के साथ, चाहे आप जहाद नहीं जानते, ये बात सुन लीजिए। जहाद के अंदर एक बड़ा फड्डा ये था, खास तौर पे अलकायदा के अंदर, खास तौर पे अलकायदा के अंदर, वहां पे 2 ग्रुप थे आखिर तक। मैंने एक्सप्लॉइट किया हुआ इस ग्रुप को, मैं दोनों ग्रुपों के साथ काम करता रहा हूं। वो था एक इजिप्शियन, एक नॉन इजिप्शियन। ये 2 ग्रुप बने हुए थे वहां पे। एमन अल जवाहिरी जो थे वो इजिप्शियन ग्रुप, वो एमन अल जवाहिरी थे जिनके ज्यादातर जो हिजरत हुई है मसर से, और बहुत बड़ी हिजरत हुई है, उसकी एक वजह है, और उसकी वजह को और इस मसले को जानना बहुत जरूरी है अगर जहाद को समझना है। मसर से ज्यादा लोग क्यों आते थे? मसर में अखवानुल मुस्लिमीन पहले से लड़ रही है, ये बहुत पुरानी बात है, ये अलकायदा से बहुत पहले का मामला है। मिस्र की हुकूमत जो थी वो जब जालिम बहुत करती थी, अगर मुस्लिम ब्रदरहुड पकड़ लिया तो जेल लाइफ टाइम, या मार देते थे उनको, दे नेवर लीव अलाइव। सो सबसे बड़ी हिजरत, ऑलरेडी मुस्लिम ब्रदरहुड ऑलरेडी मसर को छोड़ चुकी थी, मसर से छोड़ के निकल चुके थे। जो लोग थे वहां वो छुपे हुए थे, उनके पास जाने को जगह नहीं थी। जैसा ही ऐलान हुआ जहाद का, उनको मिला शेल्टर। चाहे अगर आप दुनिया में कहीं भी देखेंगे तो सबसे अक्सरियत अगर होती है तो वो मसर के मुजाहिदीन की होती है। लेकिन मसरी मुजाहिदीन, मसरी अमंग मिस्र, क्योंकि वो पुराने अखवान के मुजाहिदीन है, वो अखवान वाले जो उनका अपना एक ग्रुप होता है, वो दूसरे आदमी को मिक्स नहीं करते। और एक मुझे मैं खुल के बोलता हूँ, मसरी मुजाहिदीन का एक बहुत गंदी आदत ये होती है कि वो गैर मसरी को वैसे भी करीब नहीं रखते। सऊदी फिर भी कर लेते हैं, हालांकि सऊदी के अंदर भी ये एक बहस होती है, सऊदी और नॉन सऊदी की। लेकिन एक मसला ये हुआ था शेख उसामा के साथ वाली, कि एक था मसरी ग्रुप, इजिप्शियन ग्रुप, जिसमें जो एमल अजवारी लीड कर रहे थे। आपको याद होगा, मैंने एक पॉडकास्ट में पहले जिक्र किया था आपको, कि एक कनाडा के अरब मुजाहिद थे, वो मसरी थे, और उनके ऊपर जो था वो एक इल्ज़ाम लगाया, और फिर शेख एमन ने उनके साइड लेते हुए जो था शेख अब्दुल आज़ाम के ऊपर जो उनको कत्ल किया गया, वो यही ग्रुपिंग थी। जो शेख अब्दुल्ला आज़ाम को शहीद किया गया है, वो मसरी ग्रुप ने उनको शहीद कर दिया, अब्दुल्ला आज़ाम कायदे जहाद को, सिर्फ इस वजह से कि तफरीक जहाद में, क्योंकि ये मसरी के ऊपर अपने इल्जाम लगा दिया था कि ये जवासीस में से। सो हमेशा से, और मैं अंदर रहा हूं, इतनी नफरत है अमूमन मसरियों की, और नॉन मसरियों कहते हैं यार ये पैसे के लिए जहाद में आते हैं, और ज्यादातर खबीस जितने भी, जो जितने मोल है ना जहाद के अंदर खबीस, वो ज्यादातर मसरी ही है। तो ये मैं अब ऐसे ही बोलता हूँ, ऐसा ही है मेरा तो जो है, मैं खुल के बोलता हूँ। और मुझे खुद, अगर अगर मैं मुजाहिद होता, जो कि मैं नहीं हूं मुजाहिद, लेकिन मुझे जो सबसे ज्यादा एलर्जी थी ना, वो मसरियों के साथ थी, क्योंकि मैंने इनकी हरकतें देखी हुई थी। ये, इनके लिए मसर होना पहली चीज है, मुसलमान होना दूसरी चीज होती थी। तो इनके अंदर बड़ी ग्रुपिंग है। तो ये सवाल ही नहीं पैदा होता कि ये मसर को लीड, तो मसर ये आपको करीब भी नहीं आने देता।
मैं तो लॉजिस्टिक पैसे वाला आदमी था और पैसे से सपोर्ट करता था। अगर मैं पैसे वाला होता तो मसरी मुझे कभी अंदर मुझे भी ना रखते अपने साथ। इनकी हरकतें क्या थी? क्या ये जहाद में अच्छे थे? नहीं, लड़ने वाले तो ये मसरी हैं, इनमें ऐसा नहीं है कि सारे बुरे हैं, लड़ने वाले ये हैं, लड़ते हैं, पुराने मुजाहिद हैं। लेकिन ये कि वो एक जो एक होती है ना अली भाई, एक तफरीक जो होती है ना, वो होनी नहीं चाहिए। अगर आप जहाद के लिए आए तो फिर सारे एक साथ हैं, लेकिन इन लोगों के अंदर जहन में ये रहते एक साथ हैं, करते हैं, ये एक दूसरे के अमूर भी समझते हैं। गैर मसरी जो है वो इनके अमूर को समझता नहीं। ये जैसे मैंने आपको बताया, ये पुराने मुजाहिद हैं, यानी ये अलकायदा से पहले जहाद कर चुके हैं। ये मसर में इनकी रेवोल्यूशन चलती रही है। जैसे जो जो असल जितनी भी आप अगर टीचिंग देखते हैं, अलकायदा की जो टीचिंग है वो कहाँ से आई है? वो आई तो सैयद कुतुब की रीडिंग, सैयद कुतुब मसरी थे। तो ये सारा जितना जो जितनी आपके पास जो मवाद पहुंचा था, वो सब मसर से ही आया हुआ था। जो मेन जितने उलमाए कराम थे, काजी थे, वो सब मसर के आए थे। ये तो बहुत बाद में एक फलस्तीनी जब आया तो वो अबू वलीद अल अंसारी जो था, बाद में वो फलस्तीनी था। वो जो था वो बाद में काजी बना, उससे पहले तो सारे काजी मसरी थे। तो फिर बाद में उनका भी क्लैश चलता था आपस में। लेकिन मसरी और ना, ये हमेशा से दो ग्रुप रहे हैं। इवन जब आखिरी टाइम तक, जब तक मैं अलकायदा के साथ मुंसलिक था, 2020 से कुछ अरसा पहले तक भी, उस वक्त तक भी, मैं आपको वो वाकया किसी और पॉडकास्ट में बताऊंगा कि वो मैंने इस राइवरी को इस्तेमाल किया है। वरना मेरे साथ मैंने जो दरार डाली थी उसमें मैं मौजूद था इस मामले के, मुझे कोई शर्म नहीं है, क्योंकि मैं मसरियों को ज्यादातर खुद भी पसंद नहीं करता, क्योंकि मैंने इनकी हरकतों को उतने करीब से देखा हुआ है कि कोई आदमी और मुजाहिदीन जो है ना वो इस मामले का प्रचार नहीं करता, यानी इसको इसको क्योंकि इनके लिए शर्मिंदगी की बात है यार। हम जहाद के लिए आए हुए हैं, अगर हम अपने ही अंदर के घर का तो कोई भेद नहीं खोलता है ना। तो मैंने तो इसलिए खोला था कि मुझे आई डेंट लाइक है, और मैं लिहाज वैसे भी नहीं करता। लेकिन लड़ने वाले होते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं, जहाद करते हैं, लड़ते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन तफरीक इनमें होती है। और पैसे के मामले में बड़े जलील होते हैं ये। जहां बहुत जो बिके हैं ना बहुत ज्यादातर, वो पैसे के मामले में वो मसरी बहुत ज्यादा बिके हैं। अच्छा, हम अबू जुबैदा के अरेस्ट के करीब करीब के वाकयात को समझते हैं। अमेरिका की नज़र अबू जुबैदा पर कब, कैसे और क्यों पड़ी? भाई अमेरिका की नजर तो उसी वक्त थी इनके ऊपर जब जो बॉम्बिंग हुई है, वो केनिया और तंजानिया एम्बेसी बॉम्बिंग, उसमें इनका नाम आ गया था कि ये जो थे वो कीनिया और तंजानिया की बॉम्बिंग के अंदर थे, और इनका नाम, वो नाहक आया वो नहीं थे, इनका ताल्लुक नहीं था उसमें। लेकिन उस बात में अमेरिकन ने जो इनको किला गाड़ा है ना, असल में जो कहते हैं कि ही बिकम वांटेड, वो आए हैं कीनिया और तंजानिया बॉम्बिंग के बाद। ही वाज ऑन दैट टाइम इनको। अच्छा, फिर एक वाक़या जिसमें ये इन्वॉल्व थे, वो बहुत लोगों को नहीं पता होगा, 99% लोग इवन जो मुंसलिक के जहाज से नहीं पता होगा। एक एक जॉर्डन के अंदर एक प्लॉट था जिसमें इसराइल और अमेरिका के अड्डों को जॉर्डन में उड़ाने का प्लॉट था। उसमें ये इन्वॉल्व थे, क्योंकि इनके पास वो साथी मौजूद थे जो वहां के कुछ अंदर के लोग हैं जॉर्डन के। उसके अंदर इनका नाम आ गया था, और इन उसमें मुकदमा चला, जॉर्डन के अंदर सजा मौत हो गई थी इनको, मेरा ख्याल है वो उसी 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 अवाइल में, यानी 2020 के अवाइल में ही वो जो था वो हो गया था काम, यानी वो इनको सजा मौत दे दी गई थी उस वक्त 99 के बाद। हाँ, 99 2000, सॉरी 2020 के लिए 99 2000 में इनको सजा मौत, इनकी एब्सेंटी में, इनकी गैर मौजूदगी में इनको सजा मौत हो गई थी जॉर्डन के अंदर। और वो था जॉर्डन प्लॉट के अंदर। वो जॉर्डन प्लॉट इसलिए कहलाता है कि उसमें इसराइली एम्बेसी, इसराइली की कुछ जो मराकज हैं और अमेरिकी मराकज को बॉम्ब से उड़ाना था, उसमें इनको हो चुका था। तो लेकिन जो कीनिया तंजानिया बॉम्बिंग में इनका इनका कोई हाथ नहीं था, वो इनको पता भी नहीं था हो रही है उस प्लॉट में। लेकिन अमेरिका की जो इनके ऊपर जो शुरुआत हुई है वो एम्बेसी बॉम्बिंग के बाद हुई है। अबू जुबैदा पाकिस्तान में कैसे पहुंचे? पाकिस्तान में तो ये रह रहे थे, पाकिस्तान अच्छा, उर्दू भी बोलते हैं, उर्दू साफ उर्दू बोलते थे, तो पाकिस्तान में तो ये मौजूद थे। आपको याद होगा या नहीं, जिनको पता है मैं बता देता हूँ कि जब रूस का इनखला हो गया, रशिया चला गया वहां से, तो एक बहुत बड़ा मसला ये हुआ कि तालिबान की अंदर जो थे वो फैक्शन थे, उसके अलावा तालिबान के आउटर फैक्चर थे। तो अफगानिस्तान में एक एक जंग शुरू हो गई, जो आपस की लड़ाई होती है, मुजाहिदीन जो अफगान जो तालिबान, और फिर नॉर्दर्न लाइन से तो चल ही रहा था वो मामला। फिर उसके अलावा गुलबदीन ग्रुप था, गुलबदीन हिकमत यार, जमात इस्लामी ग्रुप, ये ग्रुप, फलाना ग्रुप, ये इतने ग्रुप थे, ये सब आपस में की तरह लड़ रहे थे इक़्तिदार के लिए। तो शेख हुसैन ने मना किया कि हम जो है वो इनके, ये दाखिली उमूर है इनके, अब मैंने कर दिया। इन्होंने बहुत कोशिश की सुलह कराने के अंदर, लेकिन बाबा पठान पठान है, फिर वो नहीं सुनता किसी की, वो आपस में लड़ रहे थे। तो फिर उस वक्त जो सारे मुजाहिदीन जो उस वक्त कुछ जो जा सकते थे वापस चले गए, जो नहीं जा सकते थे, क्योंकि बहुत सौ कह उसमें मसरी वापस नहीं आ सकता, मसरी के पास कोई जगह नहीं है। मसरी और मोरक्कन कुछ ऐसे थे जो पिशावर के अंदर, पाकिस्तान में डिफरेंट इलाकों में बच्चों को पढ़ाने कुरान, वो जो मतलब मदरसा फैलना शुरू हो गया, जहादी मदरसे खुल गए, वो जो एक होती है, दैट्स द बैकग्राउंड ऑफ इट। अच्छा हुआ ये बात आ गई सामने आज।
वो जो कहते हैं ना जहादी मदरसे, वो जहादी मदरसे नहीं थे, वो अरब मुजाहिदीन बेचारे जो अंदर फंसे हुए थे, उनके पास कोई रास्ता नहीं था, उन्होंने कहा जो दीन के लिए आए चलो बच्चों को कुरान पढ़ाते हैं। सो वो एक जो एक नेटवर्क खुल गया था, वो ये मुजाहिदीन थे जो बच्चों को कुरान पढ़ा रहे थे, जिसको बोलते हैं ओ जियाउल हक ने मदरसे खोल लिए जी, मतलब जियाउल हक ने मदरसे नहीं खोले थे, वो ये लोग थे जो बेचारे इनके पास काम नहीं था। सो जो पाकिस्तान में जो रह रहे थे तो पेशावर में, और फिर कुछ लोग पंजाब की तरफ मूव हुए थे, साउथ पंजाब में काफ़ी तौर पे मौजूद थे, फिर आपके ईस्टर्न पंजाब में काफ़ी लोग मौजूद थे। तो जहां जहां जैसे एक आदमी चला गया, बोला मैं मदरसे में हूँ तो आप भी आ जाइए, वहाँ आपकी ज़रूरत है, तो इस तरह से प्लेसमेंट होती है, कोई ऑर्गेनाइज प्लेसमेंट नहीं थी उस वक्त। मुजाहिदीन के सेफ हाउसेज होना, सेफ हाउसेज बनाना शुरू कर दिए थे उन्होंने, कि एक सेफ हाउस है, अगर मदरसे पढ़ा रहा, अगर कोई बुराई आ गई तो वी कैन कम बैक टू द सेफ हाउस। और अली भाई एक और बात मैं कर देता हूँ, कह देता हूँ, ये लोग बहुत जो फख्र करते हैं ना वजीरिस्तान वाले या ये वाले वजीरी, कि हमने जो है मुजाहिदीन को पनाह दी है। अली भाई, मैं कलमा पढ़ के तो नहीं कहना चाह रहा, लेकिन मेरे दिल में आ रहा था मैं कलमा पढ़ के कह दूं ये बात, ये बिल्कुल झूठ है। जितने भी मुजाहिदीन थे वो पैसे दे के, आपके हमारे जो साउथ वजीरिस्तान और वजीरिस्तान, ये जो फाटा के इलाकों में जो मुजाहिदीन थे ना, इनसे हमारे लोग पैसा लेके इनको पनाह देते थे। ये जो कहते हैं ना मुजाहिद मुजाहिद है, पैसे लेते थे इनसे, पैसे लेके पनाह देते थे, उसके बाद अमेरिकनों को बेच देते थे और पाकिस्तानियों को बेच देते थे। ये सबों की मुखबिरी वहीं के लोकल लोगों ने, इनसे भी पैसा लिया है, उनसे भी पैसा, पहले पैसा ले लिया, फिर यार मारी के उनको बेच दिया दोबारा पैसे लेके। ये मैं आपको ऐसा बोल रहा हूं कि जैसा डंके की चोट पे बोलता हूँ ये बात, कोई चैलेंज कर ले इस बात पे मुझसे। क्या अबू जुबैदा 9/11 अटैक में मुलविस थे? अली भाई नहीं, ये मुलविस नहीं थे, वो बहुत कम लोग उसमें, बिल्कुल बिल्कुल खास अल खास इनका कोई रोल ही नहीं था ना अली भाई, ही वॉज नॉट द गाय। दोस्ती यारी में मुजाहिद किसी को एक दूसरे को बातें नहीं बताता, मेरे साथ 10 साल से बैठा हुआ है, मुझे थोड़ी बोलेगा वो हर बात, मेरा अमीर मेरा बेस्ट फ्रेंड है, मेरे साथ डाइविंग भी कर रहा है, मेरे साथ घूमने भी जा रहा है, मेरे साथ खाना भी खा रहा है। वो इनको जो ट्रेनिंग होती है ना अली भाई मुजाहिदीन के, वो होती है आपकी ट्रेनिंग, जो राज वो राज है, ये राज शेयर नहीं करते। और 9/11 का वाकया ऐसा नहीं, वो इतना बड़े पैमाने पे हुआ था, अबू जुबैदा वाज नोवेयर टू बी क्लोज टू इट। और ये बात अमेरिकनों ने खुद तस्लीम की है कि ही हैड नो आइडिया, जब इनको टॉर्चर मोर्चर हुआ है ना, जब इनसे वो की वर्ड्स पूछे गए, ही हैड नो आइडिया। तो ये मैं नहीं कह रहा, ये अमेरिकन के ऑन द रिकॉर्ड मौजूद है ये बात कि इनको 83 बार वाटर बोर्डिंग हुई है, 83 बार। बल्कि ये वो आदमी है जिनके ऊपर जो ये टेस्ट केस थे, यानी ये टॉर्चर टेस्ट केस कहा जाता है ना, अबू जुबैदा वाज टॉर्चर टेस्ट केस, ही वाज द गाय जिनके ऊपर टॉर्चर इजाद हुआ है। कॉलन पावल, वो जो सारे मामले चल रहे थे वो इनके ऊपर शुरू हुआ था, जो साइकोलॉजिस्ट हायर किए थे टॉर्चर करने के तरीका, वो इस आदमी के ऊपर हुए थे। और उनको बाद में उन्होंने खुद एडमिट किया, हर एक इंटेरोगेटर, हर आदमी ने टॉर्चर करने के बाद, कि ही हैड नो आइडिया, ही वाज इन जहाद, ही हैड नो आइडिया अबाउट दोस अटैक, जो उन पे इल्जाम लगे वो गलत लगे। 2002 में होने वाले अबू जुबैदा के अरेस्ट पर बात करते हैं। अमेरिका तो कहता है कि $10 मिलियन के बदले ये अरेस्ट हुए। इनके अरेस्ट के वक्त फैसलाबाद की उस रेड में कौन कौन सी फोर्सेस शामिल थी और क्या ये आसानी से मिल गए थे? अली भाई फिर एक राज की बात बताता हूँ आप, इनके अरेस्ट के लिए एक ये वाहिद आदमी है, इतना हुआ खड़ा हो गया था, ओ इज अ डेंजरस गाय, ओ ये हो गया, इतना हुआ खड़ा कर दिया, इतना हुआ खड़ा कर दिया, सब के एंटीना खड़े, पता नहीं ये सुपरमैन है। इनको सुपरमैन बुलाना शुरू कर दिया था, इसको जहादी सुपरमैन बोलते थे अमेरिकन, एफबीआई इनको जहादी सुपरमैन बोलती थी, ये एक जगह से गायब होता है। अब भाई इतने अरसे से जहाज में, उसको पता है कहाँ से गायब होना है, कहाँ से निकलना है, ये सारी चीजें आदमी सीख लेता है ना फील्ड में रह के। इनको बोलो अरे ये तो ऐसा एक छलावा है, ये इधर से गायब हो जाता उधर, क्योंकि सेफ हाउसेस बहुत सारे थे, पैसे वाला आदमी था, ऐसा थोड़ी कोई गरीब फैमिली था, इसके पास पैसा था, ये पैसा है तो आपके पास सेफ हाउसेस होते हैं, दैट्स व्हाट इट इज। तो आपको हर, और फिर आप इतने सीनियर भी हैं, आप इतना सीनियर आदमी को, जो अपने लोग हैं, आप बहुत ज्यादा एतबार करते हैं, नए आदमी को आप नया पुराना सेफ हाउस नहीं बताओगे, क्योंकि डर होता है कि यार ये अगर कोई 19-20 हुआ सबको लेके डूबेगा। तो इसलिए ये बहुत मुश्किल टारगेट था। ये वो वाहिद आदमी है जिनके लिए सीआईए ने एक वक्त में, जब ये फैसलाबाद में जब रेड हुआ था ना, ये एक रेड नहीं था अली भाई, ये टोटल 13 रेड हुए थे, 13 सेफ हाउसेस, 13 सेफ हाउसेस के ऊपर, क्लॉक वाइज, यानी रात के 2 बजे का मेरा ख्याल है वक्त था, या ऐसे कुछ टाइम था वो, इन्होंने सारे सर्वेल किया हुआ था, 13 जगह पे एक साथ रेड करना था, क्योंकि ये गायब हो जाते थे ना एक जगह दूसरी जगह, वो एक सेफ हाउस बंद हो गया दूसरा खुल गया, इन्होंने बोला ये आज हम करना ही है इनको, आज 13 सेफ हाउस के ऊपर रेड होगा। तो अमेरिकन, उसमें एफबीआई भी मौजूद थी, सीआईए ऑफ कोर्स होती है क्योंकि वो इंटरनेशनली डील करती है, उसके अलावा पुलिस मौजूद थी। लेकिन जब इनको अरेस्ट किया है, हालांकि उनको सख्ती से इंस्ट्रक्शन थी, डू नॉट शूट पीपल अननेसरली, क्योंकि एक होता है जिसको कहता है कि यू नो इफ यू शूट व्हेन यू शूटिंग एट, जब आपके ऊपर फायर हो रहा हो आप फायर करेंगे, उसको कहते हैं रूल्स ऑफ एंगेजमेंट।
वो अप्लाई होता है बड़ी सख्ती से। लेकिन और शहर में आप बात कर रहे हैं, ये कोई जात की बात नहीं हो रही है, टॉकिंग अबाउट इन सिटी इन पाकिस्तान सॉवरेन नेशन। सो पुलिस वाले ने इनके ऊपर 3 फायर मारे थे। एक थाई में लगा था, इनकी रान के ऊपर लगा था, एक इनके जो वो जो जेनेटेलिया होता है उस पे लगा था, और एक पेट में लगी थी गोली, 3 कलशन की गोलियां इनको लगी थी। और इनको जो उस वक्त तक शनाख्त नहीं हुई थी इनकी, जब ये रेड हुआ है तो इनको, क्योंकि चेहरा बड़ा अजीब सा हो गया था इनका, या यू नो जो उनके पास पुरानी जो पिक्चर्स थी वो बहुत पुरानी इनके पास, वो बहुत वोग पिक्चर्स कह लीजिए उसको, तो शनाख्त नहीं हो पाई थी उस वक्त तक। तो इनको दे डिडंट नो कि दे हैड अबू जुबैदा व्हेन दे हैड हिम, इनको नहीं पता था, कोई आइडिया किसी को नहीं पता था कि अबू जुबैदा अंदर है। वो तो जब बाद में जब इनके जेब से वो पर्चा निकला है जिसमें 2 जगह के एड्रेस थे, वो 2 एड्रेस, एक एक जो था वो बैंक अकाउंट है, वो हवाला बैंक अकाउंट, एक तो कुवैत का था और एक सऊदी का था। क्या नाम है बैंक का, अभी आएगा मेरे जहन में वो बैंक का नाम। वो एक हवाला बैंक खास होता है, वो मुजाहिदीन का, क्योंकि इनकी रकम जो थी वहां से मुंतकली होती थी, वो खास आदमियों के पास खाली होते थे। तो पहले तो सीआईए ने उसको नजरअंदाज किया, फिर उन्होंने देखना शुरू किया, वो जब एनालिस्ट ने देखा उसने बोला ओ ये तो कोई किसकी जेब से निकला, बोला वो फला आदमी जो है, बोला अबू जुबैदा है। तो फिर उसके बाद उनको पता चला उनके पास अबू जुबैदा ऑलरेडी कस्टडी में है। तो उस वक्त ये इनको हॉस्पिटल में ले गए थे ये, इसको फिर उन्होंने वहां पहुंचे, और उस हॉस्पिटल से, मेरे ख्याल है फैसलाबाद के हॉस्पिटल उस वक्त ये थे अंडर कस्टडी, उनको फैसलाबाद ले गए थे, क्योंकि इनको गोलियां तो उनको निकालनी थी, लेकिन डॉक्टर को ख्याल नहीं था कि ये जिंदा बचेगा। डॉक्टर ने कह दिया था कि ये बचेगा नहीं, मर जाएगा ये। इनको वहां से लेके फिर वो मिलिट्री हॉस्पिटल में लेके गए, इनको लेके गए, फिर वहां इनकी सर्जरी हुई है, वहां से इनकी गोलियां निकाली हैं, फिर इनको जो मूव किया गया। जब वो रेड की गई थी तो क्या उनका टारगेट अबू जुबैदा थे? नहीं नहीं, इनके पास इंफॉर्मेंट था। वो जो कहते हैं ना एक में जो $10 मिलियन वाली कहानी, वो पाकिस्तान गवर्नमेंट को नहीं दी, वो गलत बात है। पाकिस्तान गवर्नमेंट के साथ मिले हुए किसी इन्फॉर्मेंट के, समझ गए आप, साथ मिले हुए, ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान ये लीजिए आप जो प्रेसिडेंट साहब 10 मिलियन का चेक रख गया, ऐसा नहीं हुआ। एक आदमी था जिसका ताल्लुक किसी के साथ था, और उसने इन्फॉर्मेशन दी, और उस बात पे तो वो जो जितने रेड हुए उस वक्त अबू जुबैदा छलावा, यानी छलावा सुपरमैन को ये ढूंढ रहे थे, दैट वाज द, कोई और चीज, जितने जो और मुजाहिदीन पकड़े गए, तो अबू वाइल अल सूरी पकड़ा गया ना फैसलाबाद से, वो इस रेड के अंदर पकड़ा गया, वो दूसरे सेफ हाउस में था। अबू वाइल अल सूरी इसके सेफ हाउस में नहीं थे। अबू वाइल अल सूरी को गुंतानामो में रख के उसके बाद वो फिर जो तुर्की भाग गए थे, तो शेख अबू हमाम के साथ हैं, आज भी जहाद में अबू हमाम के साथ हैं सीरिया में। तो अभी कमांड में है वो हरासुद्दीन की। इनके रेड के अंदर तो अबू जहाद पकड़ा गया, और बहुत सारे अरब मुजाहिदीन इनकी वजह से पकड़े गए, वो किसी और को नहीं ढूंढ रहे थे, उनका सच दे नीडेड अबू जुबैदा। क्योंकि ये बोलते हैं ये एम्बेसी बॉम्बिंग में है, ये है 9/11 के अंदर है, ये इसराइल बॉम्बिंग में, ये मलीनियम बॉम्बिंग हुई थी, मलीनियम प्लॉट था एक जो कनाडा से एंटर हो रहे थे, वो कनाडा वाला, जिसमें मुर्तानियन मौजूद था मुजाहिद, वो था, उसमें इनका नाम आ गया था। उन्होंने बोला यार ये सब चीजों में इसका नाम आ रहा है, डेटा बैंक इसके पास होता है, अजीब एक कैरेक्टर है ये तो वी नीड हिम सो बैडली, और हर मुजाहिद इसका नाम ले रहा है, तो ही इज द गाय। अगर ये, और ये हमें जो है वो सब चीजों के पास लेके जाएगा, यानी सब सब की जो हकीकत है जो हमें वो यही बताएगा, तो लेट्स गेट हिम। सो ये मामला हुआ था जिसमें वो 13 रेड जो हुए हैं, जिसमें कई बार मुजाहिदीन पकड़े गए, वो सिर्फ अबू जुबैदा की वजह से था, दे वर लुकिंग फॉर हिम। हमारे सामने आता है कि अबू जुबैदा वॉज द फर्स्ट सस्पेक्ट जिसे सीआईए ने अपने सीक्रेट प्रिजन में रखकर इनहेंस्ड इंटेरोगेशन टेक्निक्स का इस्तेमाल किया। वो सारी कहानी क्या है? अच्छा, पहले अली भाई मैं आपकी तस्वीर कर दूं यहाँ पे, ये पहले नहीं है, और भी इनमें से कुछ हैं जो 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 बहुत ज़्यादा ख़ास बिलखुसूस, यानी ख़ास जो लोग होते थे जिनके, उनको एक ब्लैक साइट्स में रखा जाता है। ब्लैक साइट के ऊपर हम बाद में आएंगे। जिस आप इनहेंस टेक्निक करते हैं, वो एक एक्चुअली प्रोग्राम था, वो डन बाय सीआईए, लेकिन वो गवर्नमेंट का एक प्रोग्राम था जिसमें वाइस प्रेसिडेंट उस वक्त डिक चेनी होते थे, अगर आपको याद होगा, बहुत से लोग, कॉलिन पावल सीआईए डायरेक्टर जॉर्ज चैनन थे, कॉन्डलीजा राइस को, जिनको उर्फ में कॉन्डी कहते हैं, तो वो कॉन्डलीजा राइस जो थी, उन्होंने एक प्रोग्राम की इजाज़त दे दी थी, उसको बोलता था SERE, सिरी। तो सर्वाइवल रिलेशन रेजिस्टेंस एंड एस्केप प्रोग्राम था वो। और वो जो था वो एक प्रोग्राम, इन्होंने उसको उसको डिस्कस किया गया कि ये कैसा हम करेंगे इनहेंस, जिसको आपने कहा वो टॉर्चर टेक्निक, तो टॉर्चर तो होता ही था, ऐसा नहीं था कि टॉर्चर नहीं था, लेकिन जो टेक्निक जो थी, जिसको जिसको इन्होंने कहा कि हम इनहेंस तौर पे करेंगे, तो वो पूरा जो था उसमें नैन्सी पेलोसी भी बगैर तो उसमें भी इन्वॉल्व थी, वो सारी चीज़ें, तो उनके एक उन्होंने उसको, और कीप इन माइंड कि उस वक्त जो था वो दुनिया का अहमक तरीन प्रेसिडेंट बुश जो था, वो ये उस एरा की बात कर रहे हैं हम। तो उस वो तो उसको जो भी कहा वो कहता था ओके, लेकिन उसके पीछे जो दिमाग था वो डिक चैनी का था असल में, यानी वो असल द ब्रेन चाइल्ड।
तो उसने फिर इजाजत दी गई कि इनहेंस टेक्निक, फिर वो पहले स्ट्रेस पोजीशन टेक्निक होती थी कि आपके हाथों को स्ट्रेस पोजीशन में ऐसे नीचे बांध दिया, मिसाल के तौर पे आपको आपकी चेन हाथ में बांध के उसको जमीन के साथ उन्होंने एक दीवार यानी खूंटे के साथ बांध दिया, तो वो स्ट्रेस पोजीशन में आ गए। अब आप कितनी देर खड़े रह सकते हो उसमें? तो वो 18 घंटे भी रख देते थे उसमें, जितनी देर, फिर वो गिर जाए फिर मना करते, डंडे मार मार के खड़ा करते थे। तो वो तो जो इनहेंस टेक्निक है वो उसकी इजाजत जो थी वो गवर्नमेंट ने बेसिकली एक प्रोग्राम की इजाजत दे दी थी कि भाई अगर इतना वैल्यूएबल आदमी है तो उसके लिए भी अलाउ वाटर बोर्डिंग की एक लिमिट होती है, टाइम लिमिट होती है कितनी बार किया जाए। कमोबेश इनके ऊपर 83 बार वाटर बोर्डिंग हुई है इनके साथ। लेकिन वो वाटर बोर्डिंग के अलावा इनके साथ एक और चीज थी जो पहली दफा इंट्रोड्यूस किया गया, वो था बॉक्स प्रोग्राम, BOX। वो बॉक्स क्या होता है? वो होता है कॉफन, जिस यानी कॉफन समझते हैं उसको, क्या कहते, ताबूत। इनको ताबूत में रखा गया था। पहली दफा जब इनको रखा गया तो मतलब 11 घंटे इनको रखा। अब ताबूत में आपको बंद कर दें एक आदमी, यार सोचने वाली बात है। कितनी देर आप इन यूं लेटा ही है ना आदमी उसमें। तो ताबूत में इनको रखा गया पहले 11 घंटे, फिर आई थिंक 18 घंटे, और उसके बाद कुछ दिन एक एक अब मुझे कंफर्म नहीं है कि जैसे तो बस कुछ एक इनको 7 दिन को भी रखा गया इनको ताबूत के अंदर, मीन 7 डेज लॉक्ड इन अ कॉफिन। यार आदमी पागल ही हो जाए उसमें। तो फिर जो इनहेंस जिसको किया गया प्रोग्राम को, वो एक चीज होती है कि नॉर्मल आदमी को शायद ये बात अकल में ना आए। एक म्यूजिक आपके ऊपर लगा दिया उन्होंने, वो स्लीप डिप्रिवेशन कहलाते हैं उसको, कि नहीं आपको डिप्राइव ऑफ योर स्लीप। मैंने पहले भी जिक्र किया उसका। अली भाई, जो लोग जागे नहीं हैं, और पाकिस्तान में बहुत से लोग नहीं जागते इतना ज़्यादा, ना कि वो सिर्फ इंटरनेट पर कमीनेपन के लिए जागते हैं। लेकिन अगर जैसे मैं अभी ना वेक फॉर फ्यू टाइम, यानी कई दफ़ा टॉर्चर के लिए नहीं, काम के लिए किया है मैंने। ऐसे टैबलेट्स लेता था मैं, नो डोज कहते हैं उसको, वो आपको अवेक रखती है। तो अगर 2 दिन 24 48 घंटे मैंने बहुत किया है, 48 घंटे मैंने कई दफ़ा किया है। 48 जब आप 72 आवर्स के ब्रैकेट में आना शुरू होता है, फिर हेलुसिनेशन, आपका माइंड आपके साथ ट्रिक्स प्ले करना शुरू होता है। फिर आपको वो चीजें नजर आना शुरू हो जाती हैं जो नहीं है, यानी आपको लगेगा को होले घूम रहे हैं, कोई रिश्तेदार आपसे बातें कर रहा है, आपका दिमाग स्टार्ट मेकिंग थिंग्स अप, स्टोरियां बनाना शुरू कर दे आपका दिमाग। इसको हेलुसिनेशन कहते हैं। जैसे वो एक एक चीज आती है अमेरिका में, उसको मैजिक मशरूम कहते हैं वो। और दूसरी चीज है, कई ऐसी और चीजें हैं जो आपको दवा दी जाती हैं और वो हेलुसिनेशन के लिए ड्रग के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। तो वो वही होता है कि यू स्टार्ट सीइंग थिंग्स विच इज नॉट रियल। सो वो 72 आवर्स के बाद आपका ब्रेन जो है वो स्टार्ट प्लेइंग ट्रिक्स विथ यू, आपके बॉडी कुछ ऐसा फ्लूइड उसको एग्जैक्ट करता है जिससे वो आपको, वो एक बड़ी अजीब सी चीज होती है, देन यू स्टार्ट गोइंग क्रेजी, यानी पागल होने की शुरुआत होना, कहना कह लीजिए उसको। व्हेन यू डोंट सी द थिंग विद एग्जिस्ट, इट इज अ पागलपन। सो वो जो है वो 72 घंटे के बाद, तो इनको जो था वो एक्सटेंडेड पीरियड तक इन्होंने किया, कि इनको उन्होंने इनहेंस के तहत इनको काफ़ी अरसे तक वो अवेक रखने के लिए, या इनको वो टेक्निक इन्होंने यूज़ की, जैसे मैंने कॉफिन के बारे में बताया, स्ट्रेस के बारे में बताया। और एक और चीज़ जो शायद कहीं उसका जिक्र नहीं है, वो मैं आपके सामने जिक्र कर देता हूँ। वो एक चीज़ जो है उसको अमेरिकन अपनी इस्तेलाह में रेप ही कहते हैं बेसिकली। वो कहते हैं कि आप डिप्रा सॉलिड फूड नहीं देते आपको, बल्कि वो लिक्विड आपके एनल पैसेज से इंजेक्ट करते हैं वो। एंड इसको बेसिकली दे इंसर्ट समथिंग ऑन योर बैक, जहाँ पे आपकी जो रफ़ा हाजत की जगह है, और दे पंप लिक्विड थिंग। वो आपको आपको मौत तो नहीं आएगी उससे, क्योंकि आपको वाइट जरूरी चीजें दी जा रही हैं, वाइटामिन वगैरह जिंदा रहने के लिए। लेकिन बेसिकली सर रेप व्हेन दे इंसर्ट समथिंग, वो बहुत बुरी तरीके से बहुत एक चीज इंसर्ट कर देते हैं आपके अंदर, एंड वो पंप करता रहता है, करता रहता है, करता रहता है। तो आप सोचें, इसको ब्लोटिंग कहते हैं। दूसरी बात, फिर आपके दे डोंट लेट यू पास यूरिनेट, वो आपके जो एक पेशाब की जगह पर वो एक रबर बैंड टाइप की चीज होती है, बैंड होता है, रबर बैंड नहीं होता बेसिकली, वो बैंड होता है, वो बांध के और आपको बहुत ज्यादा पानी पिलाते हैं, पिलाते पिलाते। अब वो आपको कैसा फील होगा कि आप नहीं कर पा रहे हैं, और आपका ऐसा लगता है, तो वो सारी चीजें थी। ये वो टेस्ट केस था जिसके लिए CIA ने एक साइकेट्रिस्ट, एक नहीं बल्कि वो दो हैं, मुझे अभी शायद नाम ज़हन में नहीं आ रहा उसका। तो उन्होंने सेनेट इंटेलिजेंस कमेटी ने वो रिपोर्ट पेश की और उनको फिर हायर किया गया, और वो जो आदमी था, अब वो आप साइकेट्रिस्ट है, उसको टॉर्चर के बारे में कुछ पता नहीं है। टॉर्चर इज अ वेरी डिफरेंट फील्ड। पुलिस वालों से पूछ ले हमारे, वो बता देंगे। तो उसने अपने दिमाग के तौर पे, यानी अपने दिमाग की पैदावार से, उसने, वो कॉन्ट्रैक्टर था, बहुत से लोग कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, तो उसने कुछ ऐसी चीजें जो थी वो रिकमेंड की कि हाँ ऐसा करो तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा करो तो ऐसा। अब वो सारे लकीर के फकीर जैसे बताया, गोरे तो होते हैं, वो जो वो ये बता रहा है वो ट्राई कर रहे हैं, जो ये बता रहा है वो ट्राई कर रहे हैं।
टू नो अबू जुबैदा's टॉर्चर, एक बहुत जबरदस्त राइटर है, उसको उसने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई है अबू जुबैदा के ऊपर, उसका नाम है कैथी स्कॉट क्लार्क, मेरी राइटर भी है वो, जो मेरी बुक की राइटर वो कैथी स्कॉट क्लार्क की है, जो मेरी बुक लॉन्च की जो बातचीत चल रही है। तो वो कैथी स्कॉट क्लार्क ने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई, उसको उसको ऑस्कर मिला है पिछले साल, यानी अभी अब तो पिछला साल ही हो गया, हाँ लास्ट ईयर उसको ऑस्कर मिला है उस डॉक्यूमेंट्री जिसने अबू जुबैदा के ऊपर बनाई है, कि इसके साथ जो सलूक किया गया है वो कहते हैं कि बस, कहते हैं कि इंसानियत तो बहुत दूर की बात है, जो टेक्निक्स इनके साथ यूज की गई हैं वो मेरा नहीं ख्याल कि कोई आम इंसान होने के बाद वो इंसान रह सकता है, यानी चले मैं आपको एक और बता देता हूँ, मजे की बात बताता हूँ। एफबीआई से जो उसको जो इन्वेस्टिगेट करा था, वो एक अरब है, वो लेबनीज है, अमेरिकन बॉर्न है, उसका नाम है अली सुफियान। अली सुफियान ने इसको इन्वेस्टिगेट करा था, और अली सुफियान ने जब हेयरिंग हुई है उसने सच बोल दिया था। उसने सारी जो ये पोल खोला, ये अली सुफियान ने खोला है। अली सुफियान ने बताया था कि हाँ टॉर्चरिंग, अली सुफियान चरिया होगा, यानी वो बड़ा जल्लाद आदमी था, ऐसा नहीं है कि वो कोई जल्लाद नहीं था, यानी उसके दिल में कोई मुजाहिदीन के लिए रहम नहीं था। लेकिन अबू सुफियान अली सुफियान जो था वो भी पागल हो गया था, उस वजह से उसको निकाल दिया, अमीन निकाल क्या दिया गया, वो खुद ही उसने कहते हैं कि रिटायरमेंट ले ली, या जो जो भी एक कहानी है उसके पीछे, डजंट नॉट इम्पोर्टेंट एनी मोर। लेकिन अली सुफियान ने आके ये सेनेट की जो जो इंटेलिजेंस कमेटी की जो हेयरिंग होती है उसमें उसने बोला कि भाई हाँ ये सब कुछ हुआ है, मैं मौजूद था, मैंने मुखालफत की कि ये मरने वाले हो रहे थे, तो उनके साथ उसने वो पूरा पूरा बयानिया दिया है, दैट बिकम ऑन द रिकॉर्ड। उसके बाद सीआईए ने वो जो 20 जो रिकॉर्डिंग हुई थी, वो टेप रिकॉर्डिंग होती है टॉर्चर के दौरान के, वो आप जो कन्फेशन रिकॉर्डिंग होती हैं, वो सीआईए ने उसको जाया कर दिया, दे डैमेज ऑल दैट थिंग। और वो फिर मामला, वो केस चला, लेकिन वो आई गई हो गई बात, क्योंकि उनके जो अटर्नी थे मार्क डिबक्स थे, जो अबू जुबैदा के थे, उन्होंने पूरी एक इसकी रिपोर्ट जो है वो ऑन द रिकॉर्ड चीज मौजूद है, मार्क डिबक्स ने वो आई थिंक स्कूल ऑफ उनके उनके जो हाल स्कूल ऑफ लॉ है उसमें उन्होंने ये चीज उसमें मौजूद है डिटेल रिपोर्ट। सीआईए को अबू जुबैदा से ऐसी कौन सी इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड थी जो इतना टॉर्चर करते थे? अली भाई इनसे वो पूछ रहे थे चेन ऑफ कमांड क्या है, किसका कितना रोल है, कहाँ से आता है, कहाँ से जाता है, कौन कौन लोग इन्वॉल्व थे, यानी जो चीजें उनको ऑलरेडी पता होता ही है टॉर्चर। इससे असल में लेट मी से दिस फ्रॉम हियर, मैंने आपको ये शायद पहले भी एक मिसाल दी थी अली भाई, मैं अगर आप किसी को, अगर मैं किसी को इन्वेस्टिगेट कर रहा हूँ, आपको नहीं कर रहा, जिसको मैं नहीं पसंद करता, कोई गधा है जिसको कर रहा हूँ, मैं तो नाम नहीं लूंगा, बहुत सारे गधे हैं, तो खैर अगर मैंने एक बकरे को पकड़ा हुआ है और मैं, अब मुझे यकीन है कि इसको पता है, जब भी आदमी इन्वेस्टिगेट करता है, इंटेरोगेट करता है किसी को, तो वो ये नहीं सोच के करता कि मैं इससे मालूमात हासिल कर रहा हूँ। इंटेरोगेशन ये होती है कि आई ऑलरेडी नो एंड बिलीव इट, नाउ आई वांट हिम टू एडमिट इट, यानी मुझे पता है, मुझे यकीन है कि ये आदमी 9/11 में इन्वॉल्व है, मैं चाहता हूं कि ये इकरार फिल लिसान करे, यानी फिल लिसान ना हो, यानी इसकी जबान ताला ना लगाओ, ये मेरी, मुझे अपने आगे आके मुझे बताए कि जो मैं बोल रहा हूँ कंफर्म कर, तो वो से पूछेगा भाई तुमने ये काम किया है, तुम 9/11 मौजूद था, तुमने, मैं नहीं था, वो सच बोल रहा है, अब इसको यकीन है किया है, रख के थप्पड़ मारा, किया है? नहीं किया, दो मार दिए। अब मैंने उसको वाटर बोर्डिंग करना शुरू, मैं उसको जब तक करता रहूंगा क्योंकि मुझे यकीन है किया, मुझे तो इसको उगलवाना है इससे मुझे, लेकिन ये एक, देयर इज ऑलवेज एन आर्ग्यूमेंट, ये पाकिस्तान थाने में भी होती है ना, ये हमारे मारपीट के उगलवाते हैं, वो बोलते हैं हाँ जब वो आदमी मार नहीं सकता तो बता किया है, मैं नहीं किया, सब चुराया मैंने, सारे मैंने किए काम। वही चीज इनके साथ हुई कि ही स्टार्ट हेड टू हेड, अगर आप भाई आपको मैं रोज मार रहा हूँ, आप एक वक्त आएगा ना बोल दो कि हाँ भाई किया, सब किया मैंने, जो तुम बोल रहे हो किया, फिर वो क्या करते हैं, जब ये पूछ लेते हैं तो फिर वो स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछते हैं, अब मैंने चूंकि किया नहीं, मुझे स्पेसिफिक चीज पता नहीं डिटेल, अब वो बोलते हैं मक्कारी कर रहा है, फिर वो और करते हैं। तो यही मसला इनके साथ, तो जब इन्होंने एडमिट कर लिया, ऐसा नहीं कि इन्होंने एडमिट नहीं किया, इन्होंने, जब आप रोज मार खा रहे हो, वाटर बोर्डिंग हो रही है, आपको रेप हो रहा है, आपको नंगा करके लिटाया हुआ है, टेम्परेचर कम किया हुआ है, रॉक म्यूजिक आपके 7 दिन आपके गाने में रिपीटेडली बजा रहे हैं, आदमी पागल हो जाता है यार, आई मीन स्लीप डिप्रिवेशन, आपके ऊपर हीट लैंप आगे लगा हुआ मुंह के ऊपर, ऐसे हीट लैंप लगाते थे वो इनके मुंह के ऊपर, वो ऐसा था कि जलाना शुरू कर देता एक टाइम पे आकर, और आपकी आंखों के ऊपर जो था कि वो ये जो इनकी आंख के साथ क्या करते, जो लिड है ना उसको स्कॉच टेप लगा देते थे। अब आप सोचिए मैं आपको स्कॉच टेप लगा के बिठा दूं और रॉक म्यूजिक चला, आप अगर सोने वाले हो गए यूं करोगे तो आपके आगे वो लाइट जल रही, यू आर यू गोइंग, आदमी पागल हो जाता है। अब आप कहोगे मैंने किया है, सब किया है, सब किया है, सब किया है, सब किया है, खाने के दे दो मुझे, पानी चाहिए, बोले हाँ हाँ मिलेगा, सब मिलेगा, एडमिट, बोला हाँ किया है। अब वो क्या रहेगा, एडमिट कर लिया, मुबारक मुबारक, हाई फाइव होना शुरू हो गया। अब वो बोलेंगे अच्छा जो फला आदमी था, अबू दुजाना जो था, वो उस वक्त अबू दुजाना जो था वहां से निकला, वो कितने बजे निकला था, अब वो तो मौजूद होगा, उसको पता होगा अबू दुजाना, या मोहम्मद अता की जो कॉल आई थी वो किस नंबर पे आई थी, कहाँ से आई थी, किसके किसके पास वो सेटेलाइट मौजूद, अब इसको पता नहीं है।
वो बोलता अच्छा मक्कारी करा, फिर शुरू हो गया, शुरू जीरो से स्टार्ट। और बेचारे को पता ही नहीं है, उसने एडमिट कर लिया। अब वो समझ गया अब क्या हो रहा है। अब ये मार मार के उसे एडमिट करा लिया, और एडमिट उसने कर लिया। अब उससे स्पेसिफिक पूछे, स्पेसिफिक उसको पता नहीं। तो पहले अब ये मक्कारी कर रहा है, इसको फिर मारो। तो फिर शुरू हो गया उसके ऊपर लेटर प्लेट। सो दैट्स व्हाट हैपेंड टू हिम। इसके साथ, ये बेचारे के साथ ये बड़ा मसला हुआ। लाना तो वो सीआईए अटॉर्नी जनरल जॉन एशक्राफ्ट जो था, जिसने जिस अप्रूवल जो फाइनल दिया, वो जॉन एशक्राफ्ट था, जिसका ये ब्रेन चाइल्ड पूरा था ये। तो दे गॉट इट, बट दे नेवर गॉट एनीथिंग आउट ऑफ इट। कुछ मिला नहीं उनको, कुछ भी, एक भी चीज नहीं मिली। कहा जाता है कि सीआईए ने अबू जुबैदा से 6 दिन में ही इंटेरोगेशन कंप्लीट कर ली थी, लेकिन फिर भी कहा गया कि स्टिल इन पर टॉर्चर किया जाए। और अथॉरिटीज़ की तरफ से उन सीआईए ऑफिसर्स को ये गारंटी भी दी गई कि कभी ये बाहर नहीं आएंगे, कभी किसी को बता नहीं सकेंगे कि इनके साथ क्या कुछ हुआ। अली भाई, ब्रेकिंग न्यूज, उनको ये था कि हम इसको मार देंगे। जब ये ब्लैक साइट पे लेके गए ना, दे वांटेड टू किल हिम। दे न्यू दे गोना किल हिम, ही इज गोना डाई। उनको उसको क्रीमेट कर देना था, इनकी बॉडी को जला के समंदर में फेंक देना था। दैट्स व्हाट द प्लान। कि हम पूछेंगे, ही विल डाई। ये अलाइव तो नहीं छोड़ सकते ना। अब ये अलाइव अगर पहुंच, अब भी इतनी बातें ले दे, पूरा बेड़ा गर्क हो गया ना। प्रेजेंस का बातें बात आना शुरू हो गई। अमेरिकन लोग, अवाम जो नॉर्मल लोग थे, वो चीख पड़े। मुझे लगे कि ये तो सॉलिडेरिटी, आई मीन दिस इज व्हाट यू डू, हाउ यू ट्रीट पीपल। ये अमेरिका इज नॉट अबाउट दैट। सो वो जो हाउ शुरू हुई, दे डिडंट वांट हिम, सो दे वांटेड टू डाई। ये चाहते थे कि इसको मार दें, ये किसी तरह से मतलब मार ही दें। लेकिन दे वर ट्राइंग टू किल हिम, कि ये तो ही इज गोना डाई ड्यूरिंग। कोई एक इंसान, एक हर एक की कहते हैं ना, कुव्वत बर्दाश्त होती है। हर एक की एक हद होती है। एक आदमी एक चमाट खाता है, एक आदमी 100 चमाट खाता है, एक आदमी जो है वो 10 लेतर खाता है, एक आदमी 50। एवरीबडी टॉक, हर एक का एक ब्रेकिंग पॉइंट होता है। तो 6 days वॉज नॉट अ राइट थिंग, ही ब्रेक इन 3 days। 3 दिन के बाद ही ब्रेक, दे ब्रेक हिम। ही ऑलरेडी स्टार्ट सेइंग जो बोलते हो किया है, लेकिन डिटेल पता नहीं है, तो दे पुट हिम बैक इन अ प्रोग्राम। लेकिन इनको जिंदा रखने का प्रोग्राम नहीं था, इनको मार देना था। और इनको ये भी हो गया था कि वो क्रीमेशन मशीन वहां पे थी नहीं। दे इवन ब्रॉट, जो सीआईए की ब्लैक साइट है असल में, अली भाई, वो ब्लैक साइट जो है वो कोई घर नहीं है, इट्स इन अ शिप। वो क्या करते हैं, वो ओपन वाटर मिला ताकि आपके पास रूल लागू हो। वो लगा होता है, जैसे जैसे थाईलैंड में है, पोलैंड में है, अफगानिस्तान में एक उसको ब्लैक साइट कह सकते हैं, कहना नहीं चाहिए वहां, क्यों पता नहीं। अगर वो टॉर्चर के लिए ले जाते थे, लेकिन जस्ट जस्ट डोंट कॉल इट ब्लैक साइट। वो होती है, इट डोंट एग्जिस्ट। ये बाद में तो ब्लैक लाइट जो चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती। जैसे एक काम कहते हैं, दो एक इस तरह समझाने के लिए बताता हूँ। सुना होगा एक टर्म कहते हैं ब्लैक ऑप्स। तो जो मैं करता था वो ब्लैक ऑप्स ही होते थे ना। तो भाई, ना उस गवर्नमेंट को पता है ना इस गवर्नमेंट को पता है, सिर्फ मुझे पता है और मेरे हैंडलर को पता है कि मैं क्या कर रहा हूं, किसी को नहीं पता। तो उसको ब्लैक ऑप उसको कहते हैं। बाकी ऑपरेशन जो होता है, जैसे मैं आपसे अमेरिकन ड्रीम की हम लोग बात कर रहे थे, वो अमेरिकन ड्रीम अनाउंस ऑन पेपर सारी चीज लिखी हुई थी, क्योंकि वो अमेरिका के अंदर था। अगर मैं अमेरिका के बाहर कोई चीज कर रहा हूं, तो दैट वाज ब्लैक ऑप। ब्लैक ऑप का मतलब होता है ब्लैक, इट डोंट एग्जिस्ट। सिर्फ मुझे पता है या उसको पता है, बाकी ना उधर वाले को पता है, जो उसको पता होना चाहिए। इन नॉट सपोज, ब्लैक ऑप का मतलब होता है हाईली लीगल, यू नॉट सपोज टू डू इट। जो नहीं कर सकते आप। सो जो नहीं कर सकते, वो करवाने के लिए आप अनाउंसमेंट कर नहीं सकते, उसका ट्रैक रिकॉर्ड नहीं हो सकता, पेपर वर्क नहीं होता, इट डोंट एग्जिस्ट। सेम थिंग विद ब्लैक साइट, दे डोंट एग्जिस्ट, दे नॉट सपोज टू एग्जिस्ट। ये पुराने बंकर्स के अंदर या पुराने शिप्स के अंदर ये सारी चीजें बनाई जाती हैं। इट्स ऑलवेज टेम्पररी, इट्स नेवर अ परमानेंट थिंग। पोलैंड में होती हैं, ये पोलैंड में हैं, कुछ अफ्रीका के अंदर हैं, कुछ ममालिक में। थाईलैंड के अंदर थी, लिथुआनिया के अंदर थी। इनको जहां पर रखा गया, इनको पहले, इनको लेके गया था, पहले लेके गए थे इनको थाईलैंड, ब्लैक साइड पे। इनको थाईलैंड रखा गया। इट वॉज इन सी। फिर वो ओशन से फिर वो जहाज सेल कर जाता है, वो अंदर ही रहते हैं सारे लोग। और वो दे डू इट इन स्पेशल रूम्स। उसके बाद उनको पोलैंड ले गया, फिर पोलैंड को लिथुआनिया ले आ गया, क्योंकि ज्यादा अरसे तक एक जगह पे नहीं होता, यू हैव टू चेंज डेमोग्राफिक। ऐसा डिफरेंट डिबेट व्हाई एंड व्हाट, दैट्स अ होल डिफरेंट थिंग, आई डोंट वांट टू गो ऑन दैट, क्योंकि वो 5 मिनट में समझा नहीं पाऊंगा। सो इसलिए उनको डिफरेंट तरह पे मूव करते रहे, क्योंकि एक जगह पे अकॉम्प्लिशमेंट नहीं होता, दे सेकंड सेकंड जगह पे होता तो थर्ड। सो दे डिड ओवर एंड ओवर एंड ओवर, बिकॉज दे थिंक कि इस आदमी ने ये एडमिट कर लिया यहां पर इस ब्लैक साइड के ऊपर। नाउ मूव टू फेज 2, नाउ मूव टू फेज 3। तो एवरी फेज में इनको मूव किया जा रहा था टू एडमिट what the details of the whole thing was, which details he had no idea. So that's what the story with black site. It's not supposed to exist, it's illegal. पर क्योंकि वो CIA है, तो फिर लीगल लीगल क्या होता है, कुछ नहीं होता है। बाद में जब इन्हें गोंतानुमो बे में शिफ्ट किया गया, वहां पर क्या कुछ इनके साथ होता रहा, और क्या इन पर आज तक कोई चार्जशीट फाइल की गई? बिल्कुल नहीं चार्ज की गई। ये वन मेजोरिटी ऑफ लोगों पे कोई चार्जशीट नहीं है अली भाई। मेजोरिटी लोगों पे कोई चार्जशीट नहीं।
बिकॉज दे कैन नॉट बी। लेकिन उनका जो एक जो तरीका होता है उसको अंदर रखने का, उसको डिटेन करने का, उसको बोलते हैं एनिमी कॉम्बेटेंट, दुश्मन फौज का आदमी। इज नॉट बिलोंग टू अ फौज, लेकिन जो टर्म यूज करते हैं वो एनिमी कॉम्बैट, एनिमी कॉम्बेटेंट, ही इज अ एनिमी कॉम्बेटेंट, ही एडमिटेड, ही इज, वी अरेस्टेड हिम, यारी यारी या, वी हैव इन्फॉर्मेंट्स, ही इज एनिमी। सो उस कानून के तहत या उस कानून के लूप होल के तहत, कानून नहीं है, कानून में लूप है, वो लूप में होता है कि आप एनिमी कॉम्बेटेंट को अनलिमिटेड टाइम के लिए अपने पास रख सकते हैं ड्यूरिंग फॉर इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हुई, चार्ज हुआ नहीं, चार्ज होगा तो आपको आपको सेंटेंस कर देंगे, सेंटेंस होगा तो पनिशमेंट होगी, पनिशमेंट होगा तो वो एक टाइम टर्म के लिए होगा। सो दे ही वाज नेवर चार्ज ऑफिशियली, ही कैन दे ही वाज नॉट चार्ज, ही स्टिल नॉट चार्ज अंटिल टुडे, इन पे कोई चार्जेस नहीं है, ही इज नॉट चार्ज। लेकिन शुरू में इन पे जारी बात है गोंतानामो जब इनको मूव किया गया तो ही वाज आल्सो ग्रेड ए कैंप इंडिया में, इनको ऊपर फिर इंटेरोगेशन शुरू हो गई थी वहां पे, वो अपने हिसाब से कर रहे थे। सो कीप इन माइंड अली भाई, हम जब इंटेरोगेशन की बात करते हैं बहुत से लोगों को ये नहीं पता, हर अमेरिकन गवर्नमेंट का एक चीज इंटेरोगेट नहीं करती, दिस वेरी डिफरेंट देन पाकिस्तान या दुनिया के और मुल्कों की तरह। अमेरिका में क्या होता है कि ये समझ ले लंगर है, और डिफरेंट लोग खाने आते हैं उसको, मसलन ये आदमी जो है वो लंगर है और खाने वाले अलग अलग हैं, तो हर एक के पास एक इंफॉर्मेशन होती है जो दूसरे से शेयर नहीं करते, दे डोंट शेयर इट। एफबीआई की अपनी एक इंटेरोगेशन टीम है, वो जाके इंटेरोगेट करती है। अली सुफियान वाज एफबीआई इंटेरोगेटर, अली सुफियान हैड नथिंग टू डू विद सीआईए। जो हम जिस टॉर्चर की बात करें दैट वो सीआईए टॉर्चर, वो सीआईए एनहांस्ड टेक्निक थी। अली सुफियान वाज प्रेजेंट इन इंटेरोगेशन, जब टॉर्चर होता था ही विटनेस अ टॉर्चर, लेकिन इंटेरोगेटर वो था। फिर आती है डीओडी या डीआईए, सो डिपार्टमेंट है, या डीओडी जो है वो मिलिट्री की एक ब्रांच होती है हमारे यहाँ। इसकी एक अगर आप मिसाल लें तो मिलिट्री इंटेलिजेंस को एमआई कहा जाता है, एक उसके इक्वलेंट ही चीज होती है। वो लोग अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, देवर इन्वेस्टिगेटिंग हिम एज वेल, और उसको इन्वेस्टिगेट उनका अलग एक पोर्शन चल रहा था। फिर आपके पास आता है एनएसए, एक और मसला, इनकी जो ज्यादातर जो 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 ट्रैक करते हैं वो लोगों को ये नहीं पता, एफबीआई ट्रैक नहीं करती, ट्रैकर कुछ और करता है, वो होती है एनएसए। तो एनएसए को ट्रैक करती है, एनएसए के अपने लोग होते हैं क्योंकि उनके पास कुछ चीजें मौजूद हैं, लेकिन लेट्स पुट एनएसए इन देयर टू। सो वो बहुत लिमिटेड होती है, रेयर केसेस में होती है, लेकिन यूजली एनएसए आपको ट्रैक करती है जगह जगह। अगर जैसे जैसे अगर मैं कहीं खुदा ना खास्ता कहीं चला जाता हूँ, अल्लाह ना करे तो मुझे जो अगर ट्रैक करेगी तो वो एनएसए करेगी, तो वो एनएसए का काम है। तो हर एक का एक एक एंटिटी आती है, वो इंटेरोगेट करती है, टॉर्चर एक आदमी कर रहा होता है। मिलिट्री वाले बहुत, वो बहुत कुत्ता टॉर्चर करते हैं। जो गुंतानामो में जो टॉर्चर मेनली जो होता है वो डीआईए करती है, वो डिपार्टमेंट डिफेंस, यानी जो मिलिट्री वाले जो होते हैं, आर्मी वाले, वो करते हैं टॉर्चर, या वो चाहे वो नेवी सील्स हैं, स्पेशल फोर्सेस में कुछ भी होते हैं, जो भी नस्ल का कुत्ता मौजूद है वहां पर। सो इनके साथ जो था वो ब्लैक ऑप्स में ले जाना, दैट वाज अंडर सीआईए, उसके वहां किसी और को इजाजत नहीं थी, क्योंकि ही नॉट सपोज टू एग्जिस्ट, ही डिडंट एग्जिस्ट बैक देयर। फिर जब ये गुंतानामो आ गए तो फिर ये आ गए अंडर सबके, यानी पुराने लंगरयाम में, फिर दोबारा से शुरू हो गया सारा चीज। तो वो फिर जो था वो सीआईए कम, क्योंकि सीआईए को ऑलरेडी आइडिया हो गया था कि ही डोंट नो एनीथिंग, दे न्यू इट। लेकिन अब क्या करेंगे, वो अगर जबान से बोलेंगे हमने मार मार बेड़ा गर्क कर दिया इसका, बेचारे को पता ही कुछ नहीं है, तो वो एक खफत मिटाने के लिए वो किसी को बोलते नहीं है। दे ऑल न्यू इट। देन अली सुफियान फिगर आउट कि उसको कुछ नहीं पता। अली सुफियान जो, उसकी अरबी इतनी अच्छी नहीं है, अली सुफियान माड़ी जी अरबी बोलता है, थोड़ी जी आती है उनको, थोड़ी सी आती है उसको अरबी, तो उसको इतनी अच्छी अरबी नहीं आती है। तो उसने जितना बात किया ऐसे मिक्स इंग्लिश अरबी के अंदर मिला के उसको भी पता चल गया था कि नहीं, उसने भी बोल दिया कि उसको पता कुछ नहीं है इसको। सो फाइनली गुंतानामो बे में भी यही हुआ इनके साथ कि देवर कीपिंग हिम सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा हुआ था, इनको वही खाने का, फूड डिप्रायमेंट और ये मार पीट और वो सारा दंगल चल रहा था। ही वॉज इन वेरी बैड शेप। सो आई थिंक कैथी स्कॉट क्लार्क वेंट टू गुंतानामो, और जो उसने इनका इंटरव्यू वहां पे किया, वो थिंक दे अलाउड हर टू डू इट, ब्रिटिश जर्नलिस्ट है, बड़ी अच्छी है वो, आई नो हर पर्सनली, देयर फ्रेंड ऑफ माइन। सो वो उसने इन्वेस्टिगेट किया उसको, और उसके बाद उसने जो फिर ये उसने डॉक्यूमेंट्री बनाई, किताब भी लिखी है उसके ऊपर, और उसने फिर ये सारी चीज़ें जो 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 ब्रेक की, फिर उसके अटर्नी से उसने सारी चीज़ें लेके लीक करवाई। शी वॉज ट्राइंग टू गेट इनटू ये जो डिटेल सीआईए से आ रही थी, लेकिन वो उन्होंने नहीं, उन्होंने सारी टेप को ज़ाया कर दिया और कोई चीज़ सामने नहीं आई, जो असल जो वीडियोज जितनी एक्चुअल, दे वर ट्राइंग टू गेट दैट, बट उन्होंने उसको लीक नहीं करने दिया। इंटरनेट पर तो अबू जुबैदा की जो पिक्चर हम देखते हैं उसमें इनकी एक आंख ज़ाया है। क्या वो आंख ज़ाया जहाज में हुई थी या अमेरिका की तरफ से जो टॉर्चर किया गया उसमें? अमेरिका ये कहता है कि ये पहले से हुई हुई थी, इज नॉट ट्रू, इट्स नॉट ट्रू। इनकी आंख दाया नहीं होती, अगर अगर आंख दाया हो जाती है तो सर्जरी के लिए रिमूव किया जाता है उसको, यू कैन नॉट जस्ट लीव, सॉकेट नहीं है ये। आई मीन अगर आपकी आंख दाया हो गई तो वो डिटेरिएट होना शुरू हो जाती है, जो लोग मेडिकल समझते हैं जानते हैं, यू कैन नॉट जस्ट, आई मीन एक होती है जाया, एक होती है कि आपकी आंख की बिनाई चली गई, वो तो ठीक है चली गई, लीव इट। अगर आप इंजर्ड हो गए फॉर एग्जाम्पल, यानी इंजरी कॉज
अगर आपकी साइट कॉज करती है इंजरी से, यानी वो हेड इंजरी नहीं है बेसिकली, जैसे कि इनका रेटना जो था वो, तो अगर रेटना अगर आपका डैमेज हो गया एंड इंटरनल ब्लीडिंग है तो दे हैव टू रिमूव इट। सो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, ही हैड इंटरनल ब्लीडिंग, इंटरनल ब्लीडिंग होती तो दे वुड हैव रिमूव्ड इट बैक देन, जब ये हॉस्पिटल में थे उस वक्त क्यों नहीं रिमूव किया। तो सबको पता है ये बात, जो लोग इस मामले को समझते हैं, इंक्लूडिंग कैथी स्कॉट क्लार्क और इंक्लूडिंग अटर्नी, इन्होंने ही बताया कि ये टॉर्चर से इनकी आंख जो थी वो चली गई थी, और उसके बाद सीआईए ने सर्जरी के तहत इनकी आंख को रिमूव किया। ही डोंट हैव द सॉकेट, द सॉकेट वाज रिमूव्ड आउट ऑफ इट, दैट वाज बिकॉज ऑफ हिज टॉर्चर। यूएस की कोर्ट में अबू जुबैदा की प्रोसीडिंग भी चल रही है। अबू जुबैदा के साथ जो कुछ भी हुआ, क्या आपको लगता है कि अबू जुबैदा अपनी जिंदगी में दुनिया को अपनी आप बीती बता सकेंगे कि उनके साथ क्या कुछ हुआ? अली भाई, उसके लिए इन्होंने एक लॉ पास किया नॉट टू लॉन्ग अगो, हेबियस कॉर्पस कहते हैं उसको। तो आप यानी अमेरिका में एक अपील दायर कर देते हैं, क्योंकि आप गुंतानामो अमेरिका से बाहर है, कीप इन माइंड ना, आप इन डिफरेंट, आप तो है ही नहीं यहाँ पर, यू डोंट हैव राइट हियर। तो हेबियस कॉर्पस, इनके लॉयर ने बहुत स्मार्ट चीज की, दैट हैपेंड नॉट टू लॉन्ग अगो। पिछले मेरे ख्याल 5-10 साल, 5 साल 7 साल 10 साल नहीं, ज्यादा हो गया होगा, 5 साल तो मैं जेल में था। 10 साल पहले तकरीबन, या 8 साल पहले ये चीज शुरू हुई है कि एबिस्कोप करके आप यहाँ पे अपील कर सकते हैं कि यू हैव टू हैव अ हियरिंग इन अमेरिका, या अगर आपके साथ कुछ ज्यादती हो कुछ, दे हैव अ हियरिंग है। सो इट्स स्टिल गोइंग ऑन, ठीक है। इट हैव टू एंड, इट्स गोना एंड। अब मसला इसलिए, अगर आप मुझसे ये सवाल करते डेमोक्रेट के टाइम पे, तो मैं बोलता यस देयर इज अ पॉसिबिलिटी, नाउ इज ट्रम्प। अब आपको ट्रम्प का मुझे बताना तो जरूरत नहीं है ना, कि वो क्या ख्यालात रखता है, और वो क्या उसकी लॉबी है, सारे जो उसके एडवाइजर हैं। एक प्रोग्राम कर लीजिएगा उस पर, मैं आपको पूरी जो एक मैं फटा पड़ा हूँ उसमें, तो काफ़ी इन्वेस्टिगेट किया हुआ, मैं काफ़ी उसमें इन्वेस्टिगेशन, यानी उसमें मैंने अपनी ताल्लुकात की बिना पर सारी मालूमात जमा की हैं, कि ये सारा जो प्रोग्राम चल रहा है, एलान मस्क से लेके जो रोगन से लेके, आई नो रोगन वेल, आई हैव स्पोकन विद हिम इन क्वाइट अ फ्यू टाइम। और आप इलान मस्क का तो आपको सबको पता ही है कि वो क्या ख्यालात रखता है, मुसलमानों से नफरत हो, सारी जूश लॉबी जो है वो, तो ट्रम्प के टाइम पे दुआ जरूर कीजिए कि अगर हो जाए तो इट बी अमेजिंग, पर आने नहीं देगा यार ये बाहर। आई डोंट थिंक सो, आई मीन क्यों कोई आदमी अपने आप को नंगा पेट करके तो नहीं आने देगा। इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। आई मीन अगर आप कहते हैं कि इफ आई थिंक इट विल हैपन ट्रम्प के टाइम पे, तो आई डोंट थिंक सो भाई, आई डोंट थिंक सो। अबू जुबैदा के बारे में तो कहा जाता है कि फॉर एवर प्रिजनर, फर्जी दहशतगर्द। अबू जुबैदा तो एक हैं जो हमारे सामने आ गए। इस तरह के और कितने होंगे अमेरिका में जिन पर कोई जुर्म साबित नहीं हुआ? अगर मैं आपको एक मोहतात गिनती, ये मैंने किया हुआ है अपना मैथ पूरा, तकरीबन 60 से 65 ऐसे लोग हैं अली भाई, जिनको, लेट्स से वन थिंग, लेट मी बैक आउट ऑफ इट, और आपके सवाल को मैं और खूबसूरत बना के पेश कर देता हूं। गुंतानामो बे के 90% डिटेनी जो थे, देवर इनोसेंट 90%। कितने चार्ज हुए? जीरो। कितने लोगों के साथ प्रॉब्लम आया? चार। चार लोग आउट ऑफ ऑल ऑफ हम। वो कौन कौन? उनके नाम मैं आपको अभी शायद ना कहिए तो ज्यादा बेहतर है, पाकिस्तान आने के बाद पूछ लीजिएगा वो सारी कहानी मुझसे, आई गेट इन ट्रबल, क्योंकि वो आ जाती है नॉन पब्लिश में। नॉन पब्लिश अभी दे दिया तो मरवाओगे, वो पाकिस्तान आके दे देना यार। तो बस वही है। बाकी 90% जिनके ऊपर चार्ज भी हुआ है, बिस्कोस भी चार्ज हुई है, दे वर ऑल कम आउट टू बी इनोसेंट 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 इनोसेंट। ये डॉक्यूमेंट इस खाक सर के पास हैं, आपको दे दूंगा, लगा दीजिएगा। मेरे बाद में मैं उसकी रनिंग कमेंट्री कर दूंगा, ब्लैक साइड्स के ऊपर जो चीज़ आपको चाहिए, आई विल गिव इट टू यू ऑल, मैथड्स, डायग्राम्स, स्ट्रेस पोजिशंस, ये सारी चीज़ें आई हैव इट ऑल, आई विल गिव इट टू यू, यू मोर देन वेलकम टू डू इट निकलने के बाद। अबू जुबैदा एक मुजाहिद थे, अलकायदा का पार्ट भी थे। यूएस ने अलकायदा के साथ जंग में अगर इनको पकड़ लिया और उसके बाद इनके साथ जो कुछ हुआ पोस्ट 9/11, अबू जुबैदा और अबू जुबैदा जैसे और लोग, आज का यूएस इनको क्या समझता है? देखिए अली भाई, यहाँ पर दो तरह के लोग हैं। एक तो है मैगा, ये जो मैगा आवाम होती है, यानी ये कह लीजिए कि जो रेड नेक इंग्लिश में कहा जाता है जिसको, इसमें एक्स फौजी हैं, एक्स गवर्नमेंट के लोग हैं, ट्रेलर पार्क ट्रैश है, गन लॉबी वाले लोग हैं। वो तो 100% नफरत करते हैं, दे डोंट गिव अ डैम। वो तो लानत भेजते हैं, बोलते हैं वी जस्ट किल हम, बर्बाद कर दो, मार दो, जला दो, काट दो, एक्सट्रीम तबका जो है। एक वो है जो है इनमें माइल्ड, डेमोक्रेट्स भी हैं, नॉर्मल अमरीकी काम करने वाले लोग। वो ये कहते हैं कि, और वो सही कहते हैं मेरे हिसाब से, कि अमेरिका की जो
एक बेस है, फ्रीडम फॉर एवरीबडी, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ दिस, फ्रीडम दैट, वी नॉट सपोज टू स्कूप डाउन टू देयर लेवल। अगर वो कर रहा है और वो हमें नुकसान पहुंचा रहा है, और अब वो कर रहा है, अगर आपको यकीन है वो कर रहा है, तो फिर हम में और उसमें फर्क क्या रहेगा अगर हम वही हरकतें शुरू कर दें? तो वी आर सुपीरियर, वी आर अमेरिकन। हम तो ह्यूमन राइट्स, हम तो कुत्ते को भी नहीं, जो है कुत्ते के लिए भी जो है वो निकाल लेते हैं पाइपलाइन से, और बिल्ली के लिए फायर ब्रिगेड के 4 ट्रक आते हैं। अभी मेरे मोहल्ले में हुआ, बिल्ली चढ़ गई थी, यकीन करो मैं डर के उठ गया हूँ। रात को बहुत सारे बज रहे हैं, रात को 1:30 बजे जो है वो 4 फायर ब्रिगेड ट्रक आ गए और सीधा किसी की बिल्ली को उतार रहे थे ऊपर से आगे। मैं लान के भेजा, खुदा आगे बंदे। सो ये वो कौम है। तो बोलते हैं कि अगर हम, इफ यू स्टार्ट ट्रीटिंग देम लाइक एनिमल्स, तो हम में और उनमें फर्क तो नहीं रह गया। फिर हम उस लेवल पे चले गए ना, देन वी आर नॉट अमेरिकन। तो अमेरिकन सपोज टू बी दैट हायर अप पीपल, जो कि हम जो है ह्यूमन राइट्स के वो ख्याल करते हैं। सो वो अगर आप उसका स्प्लिट देखें, तो मेजोरिटी जो है ना अली भाई इस मुल्क में उन लोगों की है, ये माइनॉरिटी है। मेगा जो है ना, ये मेगा, मेक अमेरिका ग्रेट अमेरिका अगेन वाली लॉबी जो है, जो ये नफरत करते हैं और काट दो, मार दो, जला दो, हमला कर दो, एवरीबडी सपोज टू डाई, वाइट इज वाइट, वाइट इज राइट, ये माइनॉरिटी है। लेकिन दे आर स्ट्रांग, दे आर वेरी वेरी स्ट्रांग। यानी पागल जो होते हैं ना, ये जो एक्सट्रीमिस्ट होते हैं, क्योंकि दे आर आउटस्पोकन, वर्सेस जो लोग ह्यूमन राइट्स के लिए जो जो करते हैं, ये वो बहुत सॉफ्ट लॉबी होती है। तो दे आर नॉट आउटस्पोकन पीपल। वो काम पे जाता है, इफ यू आस्क हिम ही विल टेल यू दैट्स व्हाट ही बिलीव, दैट्स व्हाट ही थिंक। बट दे आर नॉट द, दे लोग एक्सट्रीमिस्ट नहीं है। वो आदमी सड़क पे निकलेगा नहीं आपके लिए, लेकिन मेगा वाला जो है आपको मारने के लिए सड़क पर जरूर निकलेगा। सो यू अंडरस्टैंड द कॉन्फ्लिक्ट है। वॉइस ऑफ अमेरिका की खालिद शेख मोहम्मद के बारे में एक न्यूज़ आती है कि उनकी डील हो गई है अमेरिका के साथ। अगर वो एतराफ़ जुर्म कर लेते हैं तो उनकी सजाए मौत माफ़ कर दी जाएगी। वो क्या स्टोरी है? अली भाई, पहले तो हम एक बात में और आप ये जान लें कि बहुत से लोगों को शायद ये नहीं पता कि फेडरल लॉ में, अमेरिकन फेडरल कानून में, अगर आप पे फेडरली मुकदमा चल रहा है तो आप में सजाए मौत नहीं होती। देयर इज नो डेथ पेनल्टी इन फेडरल लॉ। मैं फेडरल प्रिजन में था ना, आई वाज अराउंड फेडरल, वहां से एक जानवर मौजूद था मेरे उतना। ऐसे भी था जिसने 2-2 साल की बच्चियों को, 4-4 साल की बच्चियों को रेप किया हुआ है, या सीरियल बॉम्बर्स भी थे, हर तरह के लोग थे। अमेरिकन फेडरल लॉ में आपने कभी नहीं सुनेंगे कि किसी को इसके लिए मुकदमा चलता है। जब खालिद शेख मोहम्मद का मसला ये था कि इनका मुकदमा चला न्यूयॉर्क में, क्योंकि वो मर्डर जो था, वो इंसिडेंट न्यूयॉर्क में हुआ ना, 9/11 वाज इन न्यूयॉर्क। सो वो स्टेट जो है, स्टेट कैन चार्ज यू फॉर द डेथ पेनल्टी, जो है वो कर सकती है। तो उसको करने के लिए करना किया ये जाता है कि अगर किसी को डेथ पेनल्टी का, अगर आपको टेबलेट देना हो, तो वो आपको फिर फेडरल से निकाल के जिस स्टेट में क्राइम होता है, वो कहते हैं यू चार्ज विथ हिम, यू चार्ज हिम दैट क्राइम। हमारे पास कस्टडी में, फेडरल कस्टडी में, आप इस पे चार्ज कीजिए, एंड देन यू प्रोसिक्यूट हिम। पैरेलल चार्ज चलता है कि फेडरल चार्ज वर्सेस पैरेलल मर्डर चार्ज, यानी आप पे टेररिज्म चार्ज वो फेडरल है, मर्डर चार्ज है वो स्टेट उठा लेगी, मिसाल के तौर पर। दैट्स व्हाट हैपेंड टू खालिद शेख मोहम्मद। तो वो जो डील है वो अगेंस्ट द डेथ पेनल्टी, दिस इज व्हाट दे से। दे वर टॉकिंग अबाउट अ लीथल इंजेक्शन फॉर वेरी लॉन्ग टाइम खालिद शेख मोहम्मद के लिए, और यहाँ के लोग भी चाह रहे थे, क्योंकि कीप इन माइंड कि ये मेगा लॉबी है 9/11 वाले, ये वो लोग हैं जिनके बाकियात, किसी का घर का आदमी मर गया, किसी फायरमैन की फैमिली है, किसी पुलिस वाले की फैमिली, दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग लॉबी। उनकी अपनी ऑर्गेनाइजेशन है, रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन, द बाकियात ऑफ 9/11 जो है उनकी अपनी ऑर्गेनाइजेशन है, एंड दे आर वेरी इन्फ्लुएंशियल। वो क्योंकि वो ज़्यादातर लॉ इन्फोर्समेंट वाले हैं, ज़्यादातर स्टेट के लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं, उनकी फंडिंग देर, इसको अगर फॉर लैक ऑफ बेटर इंग्लिश कॉल इट एनजीओ, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि फंडिंग बहुत खतरनाक होती है इनको। क्योंकि हर आदमी जो नॉर्मल, ये मेगा वाला, अगर वो नहीं भी इन्वॉल्व है, वो उसको फंड करता है। सो दे हैव द बेस्ट ऑफ द बेस्ट लॉयर, एक्सट्रीम लॉयर्स वो हायर करते हैं इस काम के लिए। यानी लॉबिंग जो है ना उनकी, दे हैव एक्सट्रीम लॉबी। तो उनका कहना तो ये था कि वी शुड किल हिम, लेकिन ये कि डील इज अ डील, उसमें कुछ ऐसा, आई डोंट थिंक दे वांटेड टू किल हिम एनीवे। आई डोंट थिंक, मेरा अगर जाती, अगर आप सवाल पूछते हैं, तो आई डोंट थिंक दे वांटेड टू किल हिम, बिकॉज दे गॉट व्हाट दे वांटेड। उनको मिल गया ना जो उन्हें चाहिए था। देयर इज नॉट मोर ही कैन गेट आउट ऑफ इट, इट्स ऑल ओवर विथ, अभी एवरीबॉडी इज गॉन। अगर वो सैफ अल अदल के बारे में पूछेंगे, जो कि अभी पहुंच गया है, सुना है मैंने, पहुंच गया है अफगानिस्तान, अलकायदा का जो लीडर, अगर वो सैफ अल अदल के बारे में पूछेंगे, तो इसको नहीं पता सैफ अल अदल के बारे की कोई चीज़ है। ये तो ये बहुत, वो सैफ अल अदल तो नई चीज़ है, हालांकि वो ही वाज बैक देन, ही वाज बच्चा था उस जमाने में, तो वो, सो ही डोंट नो नॉट अबाउट व्हाट्स गोइंग ऑन, तो देयर इज नो डील। सो बट दे हैड हिम ऑल, वो दो जो चाहिए था वो ले लिया। बट यू नो ये दे ही देते हैं, नॉर्मली दे देते हैं। लेकिन वो जो जो जिंदगी है ना असल में, जो डेथ पेनल्टी अगर आपको ना भी दें और स्टेट से, और आप फेडरल कस्टडी में रहते हैं, तो अगर आपको वो ट्रांसफर भी करते हैं इन केसेस के अंदर, तो वो कोलोराडो के अंदर एक प्रिजन है, और वो अंडरग्राउंड प्रिजन है। यानी कोलोराडो स्टेट में एक अंडरग्राउंड प्रिजन नीचे जाके, बड़ी खतरनाक जगह है यार।
उस वो आप बंद ही रहते हैं अंदर, एक शीशा है और शीशे के अंदर आप बंद रहते हैं अकेला अकेला, एक रूम में एक आदमी होता है, शीशा है वहां। मेल भी नहीं मिलती आपको, जो आपको खत भी आता है ना, तो वो पापन पेपर नहीं बल्कि स्क्रीन पे लगा के पढ़ाते हैं वो। वन ऑफ द बेस्ट, वर्स्ट ऑफ द वर्स्ट, द बेस्ट जो है उन लोगों को वहां रखते हैं। एक इमाम शेख अब्दुल अलामीन थे, जिन्होंने मुसलमान इमाम थे जॉर्जिया में, जिन्होंने मर्डर किया था एटीएफ वालों का, एफबीआई वालों को मारा था। ही वॉज द वन, ही स्टिल ही इज इन एडीएक्स, उसको एडीएक्स कहते हैं, उस प्रिजन का नाम है एडीएक्स। तो वो एडीएक्स कोलोराडो में अगर ये रखा भी तो इनको अभी एज ऑफ नाउ, सो दे गोना बी इन एडीएक्स। सो एडीएक्स में आदमी जाने के बाद मरने की दुआई करता है, ही डोंट वांट टू लिव एनीवे। अगर हम सीआईए की बदनामे ज़माना ब्लैक साइट्स को एक्सपोज कर सकें, दुनिया में सीआईए की कितनी ब्लैक साइट्स हैं और वहां पर होता क्या कुछ है? अली भाई, इसका कोई नंबर्स जो है वो कोई भी आदमी नहीं दे सकता। वजह क्या है उसकी? ब्लैक साइट का मतलब है नॉट सपोज टू एग्जिस्ट, इट इज नॉट देयर। काइजर सोजे, इट्स नॉट देयर, इट्स इल्यूजन। बातें होती हैं। ब्लैक साइट एक्सपोज जब होती है, जब अबू जुबैदा जैसा आदमी या खालिद शेख मोहम्मद जैसा आदमी, उसका वकील वो अपने वकील को बताता है और बात बाहर निकलती है, उस वक्त तक वो ब्लैक साइट ही होती है। इट डोंट एग्जिस्ट एनीवेयर इन अ मैप। और वो ज्यादातर होती हैं शिप्स के अंदर, पानी के जहाज। और वो बड़े वाले पानी के जहाज की बात कर रहा हूँ, जो होता है ना फुल फ्लेज जो शिप्स होते हैं, बड़े बड़े कार्गो शिप्स। उसको वो मॉडिफाई करके अंदर टॉर्चर सेल्स, और वो उसमें लोग रहते भी हैं, वो बनाते हैं। हाई वैल्यू टारगेट्स को उसके अंदर लाया जाता है। बहुत से लोग ऐसा करते हैं कि जैसे वो, अच्छा जब सीआईए फ्लाई कराती है, अबू जुबैदा को भी जब उन्होंने फ्लाई कराया था, तो उन्होंने इनको, वो अनमार्क प्लेन होता है, यानी होता है ना हर प्लेन का एक नंबर होता है ना, आपकी आईडी होती है, एफए को पता होता है, जैसे ADL 3 देयर इज नो नंबर्स, देयर इज नो सिंग, देयर इज नो आइडेंटिटी, हवा में है, बस है वो। इसको बोलते हैं अनमार्क प्लेन। जब अबू जुबैदा को भी उन्होंने पिक किया था, व्हेन सीआईए टुक हिम टू ब्लैक साइड, दे टुक हिम टू अनमार्क प्लेन। फिर वो अनमार्क प्लेन, वो जिस मुल्क में वो होस्ट कंट्री जो होती है, उनकी परमिशन से वो वहां लैंड करता है, दे ट्रांसफर टू हेलीकॉप्टर। और हेलीकॉप्टर वो लैंड करता है उस ब्लैक साइट के ऊपर। इन बिटवीन देयर इज नो रोड्स, देयर इज नो नथिंग, नथिंग एग्जिस्ट। उसमें जो वो ब्लैक साइट के ऊपर जो अंदर जो चीजें होती हैं जो इस्तेमाल की जाती हैं, वो बाकायदा एक टॉर्चर सेल जो होता है ना, यानी चेन्स, विप्स, जो करंट लगाने की चीजें, वाटर बोर्डिंग का सामान, स्ट्रैप्स होते हैं, एक बॉल होता है जो मुंह में, जो खास हर तरह का उसमें इक्विपमेंट, यानी टॉर्चर की चीजें। एक डिफरेंट रूम होती है, उसकी कैटेगरी होती है, ए कैटेगरी, बी कैटेगरी, सी, डी, ई, एफ, वो एक कई लंबे तक चलती है और डिपेंड करता है साइड के ऊपर। कुछ साइड से जैसे जैसे थाईलैंड में वो ABCD है, मतलब उसमें 3 कैटेगरीज हैं, तो वो 5 या 7 या 10 कैटेगरी तक नहीं जाती। तो और उसमें कुछ ऐसे लोग होते हैं जिसको आप और मैं शायद, मैं जानता हूं, आप ना जान, हमारे लोग जानते भी ना हो, कुछ ऐसे नाम है, अगर मैं लूं तो नो बडी नोज हु दे आर, व्हाई दे वर, बिकॉज वो ऐसे लोग हैं कि उनका नाम अगर सामने आ जाए और उनके वाकयात सामने आ जाएं तो हिलना तो उनका बेहतर है। यानी कुछ लोगों को होता है ना कि यार, कोई बंदा पकड़ लिया, उसको मार देना ही बेहतर है, बेटर किल दैट गाय, पुट अप वन इन हिज हेड। ये एक टर्म इस्तेमाल की जाती है FBI के अंदर भी, CIA के अंदर भी, आर्मी के अंदर भी, कि बेटर पुट वन इन द हेड, खत्म करके निकल जाओ। उमर कादिर के साथ ये कहते थे, उमर कादिर, अगर इनको पता होता कि उमर कादिर है ना, तो उमर कादिर को दे पुट वन इन हिज हेड, दे डिडंट नो इट वाज उमर कादिर, सो इसलिए उसको छोड़ दिया। सो ऑलवेज पुट वन इन। सो जो ब्लैक उमर कादिर वाज इन अफगानिस्तान ब्लैक साइट एज वेल, दे टुक हिम इंटेरोगेशन ब्लैक साइट। जिस जिस जेल में आफिया सिद्दीकी को एक दफा इंटेरोगेट किया, जिसका किसी को आज तक पता नहीं चल रहा है, जब उनको काबुल मूव किया, तो काबुल जो जो जेल थी, वो किसी को नहीं पता वो कौन सी वाली थी। दैट्स अ ब्लैक साइट, इट डोंट एग्जिस्ट, दैट्स व्हाट ब्लैक साइट इज। सो जिसकी हम और आप या आपके सामईन सुनना चाह रहे हैं, वो साइट जो टॉर्चर के लिए लिया जाता है, उसमें सिर्फ और सिर्फ टेररिस्ट नहीं होते अली भाई। उसमें ऐसे भी लोग होते हैं जो किसी ऐसे काम में इन्वॉल्व हैं जिसकी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, और वो लोग कभी उन पे फर्दर जुर्म आयद नहीं होता। देवर नेवर अरेस्टेड बाय लॉ, वो अरेस्ट ही नहीं हुआ है। अबू जुबैदा इज नेवर अरेस्टेड बाय लॉ, कानूनन ही वाज नेवर अरेस्टेड। अगर अरेस्टेड होता बाय लॉ, तो अमेरिकन लॉ में उसको चार्ज किया जाता। सो कुछ ऐसे भी लोग होते हैं, कुछ ऐसे, और उसका प्रोग्राम हम एक कर सकते हैं अगर आप चाहें तो, कि वो कौन सी कैटेगरी होती है ऐसे लोगों की, एंड व्हाई दे आर, एंड व्हाई दे बिकम सो इंपॉर्टेंट। जो उसमें कुछ, चाहे, चल मैं यहीं तशने की छोड़ देता हूँ, आई वोंट से इट। कुछ रशिया के भी लोग होते हैं, कैसे मिसाल के तौर पे कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनसे इसको बोलते हैं नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट, या नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा होते हैं। सो दे आर सम ऑफ द गाइज हु गोज टू ब्लैक साइट।
विच समटाइम दे डोंट एग्जिस्ट, इसकी कोई गिनती नहीं होती, कोई काउंट नहीं होती, कुछ पता नहीं होता। ये पता जब चलता है जब कहानी फट जाती है, जब किसी का लॉयर चला जाता है, जब उसको मेन कस्टडी में मूव किया जाता है। बहुत से लोग हैं जो मर जाते हैं और वो समंदर के अंदर या क्रीमेट करके उसकी राख को समंदर में फेंक देते हैं। एंड देयर इज लॉट ऑफ। कामरान भाई, क्या आपने कभी किसी को CIA की ब्लैक साइट में टॉर्चर या इंटेरोगेट किया? मैंने इंटेरोगेट किया, मैंने टॉर्चर नहीं किया आज तक। आई एम नॉट अ टॉर्चर गाय। वो मैं करता भी नहीं, इसलिए नहीं करता कि मैं कर नहीं सकता। आई जस्ट आई एम नॉट द गाय। मेरा दिल नहीं है भाई, ना मेरा काम है ये। आई डू इंटेरोगेट। और ये ब्लैक साइट में किया था? पता नहीं मुझे। आज के पॉडकास्ट में तो हमने कामरान फरीदी से समझा कि CIA ने अबू जुबैदा के साथ क्या कुछ किया। अगले पॉडकास्ट में हम जानेंगे कि CIA की ब्लैक साइट्स में क्या कुछ होता है।